पहला सवाल है कि यदि मांगा गया प्रमाण नष्ट किया जा चुका है तब सार्वजनिक प्राधिकरण का क्या उत्तरदायित्व है। यदि आप आरटीआई में कोई चीज मांगे इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन नष्ट हो चुकी है तो सरकार में किसी सूचना को नष्ट करने के भी कुछ नियम हैं। उस नियम का जिक्र आ जाएगा, उसको बोलते हैं मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, उसके तहत नष्ट करते हैं। अगर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के तहत नष्ट हुई है सूचना तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उसको मैनुअल में लिखे नियम के विपरीत नष्ट किया गया है तो जिसने नष्ट किया उस पर एक्शन होगा, न कि सूचना के अधिकार में जो पीआई है उस पर एक्शन होगा। ठीक है। आरटीआई सेक्शन 23 नो जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब फिर से समझाइए। नो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी एक्ट में अगर लिखा हो कि इस एक्ट से संबंधित किसी फैसले पर, कहीं कहीं लिखा होता है इस एक्ट पर और कभी कभी लिखा होता है इस एक्ट से संबंधित किसी फैसले पर, कहीं कहीं दोनों बातें होती हैं। इसका मतलब उसके संबंध में कोई भी अदालत विचार नहीं कर सकती है और जुरिसडिक्शन जो है अदालत की उसको सीमित करने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं नो जुडिशियल रिव्यू। मोटी सी बात यह कि सूचना के अधिकार के तहत जो पहली कंप्लेंट है वो जाएगी अपीलेट अथॉरिटी के पास, उसके बाद सेकंड कंप्लेंट या अपील जाएगी सीआईसी या आईसी या एसआईसी के पास जाएगी। उसका जो फैसला है वो अंतिम है। उसके फैसले के विरुद्ध कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं नो जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, ये सही बात है गलत बात है? गलत बात है, तो हाई कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। जी, किसका फैसला हो? हाँ, किसी का फैसला हो। भारत में वैसे भी जितने भी ट्राइब्यूनल्स है ना, उन ट्राइब्यूनल से जो हाईएस्ट लेवल होता है उसके बाद हाई कोर्ट में ही जाते हैं लोग। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का मामला है तो उसमें क्या होता है कि एक अधिकारी आईआरएस लेवल में छोटा, पहले उसके पास केस जाता है, उसकी अपील होती है उसके बॉस से आमतौर पर, जैसे जॉइंट कमिश्नर से हुई, फिर उसके फैसले की अपील होती है। एक आईटेट है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये लास्ट बॉडी है। जब उसके फैसले से आपत्ति होगी तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो चाहे सीआईसी का मामला हो, आमतौर पर ट्राइब्यूनल्स में कोई भी नेशनल ट्राइब्यूनल हो उसके फैसले की अपील हाई कोर्ट में ही होती है अगर परमिसिबल है तो। फाइल नोटिंग वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बार फिर से संक्षिप्त में बता दीजिए। फाइल नोटिंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया? फाइल नोटिंग पर तो फैसला सीआईसी ने किया था और सीआईसी के फैसले से सरकार दबाव में आ गई थी। सरकार ने उसके थोड़ा चेंज करने का प्रयास किया, फिर हल्ला मचा तो सरकार फिर दबाव में आ गई। फिर उसने जो रूल बनाया बहुत टफ नहीं बनाया, थोड़ा आसान सा बनाया। वर्तमान व्यवस्था ये है, आपको ध्यान होगा कि आरटीआई में एक सेक्शन 8 है जिसमें बताया गया कि किस किस तरह की फाइलों को एग्जम्प्ट किया गया है सूचना के अधिकार से। ठीक है। और जो 24 है उसमें तो संगठन ही एग्जम्प्टेड है बहुत सारे, कि इन संगठनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब फाइल नोटिंग के मामले में सिंपल सा प्रावधान है कि यदि कोई ऐसी फाइल है जिसका संबंध सेक्शन 8 में आने वाली सूचनाओं से नहीं है और सेक्शन 24 से भी नहीं है, अंडरस्टूड है वो, तो बाकी किसी फाइल की नोटिंग को पब्लिक करने में या डिस्क्लोज करने में दिक्कत नहीं है। और यदि कोई ऐसी फाइल है जिसका संबंध उन विषयों से है जो एग्जम्प्टेड है तो उसकी नोटिंग भी एग्जम्प्टेड होगी, और जो फाइलें एग्जम्प्टेड विषयों से जुड़ी हुई नहीं है उनकी नोटिंग भी एग्जम्प्टेड नहीं है, यानी वो डिस्क्लोज की जा सकती है। चलिए, भारतीय संविधान में यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में कदाचार शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसका अर्थ कदाचार मिसकंडक्ट के लिए है, और मिसकंडक्ट की कोई परिभाषा बहुत निश्चित दी नहीं गई है। लेकिन जैसे कोई करप्शन का केस हो, किसी ने अपने अधिकारों का ग्रॉस वायलेशन किया हो, मिसयूज किया हो, इन सब मामलों को कदाचार मानते हैं। और कदाचार हुआ है नहीं, आपको पता ही है, वो सीधे मानने से नहीं होता, उसके लिए पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी जब बताती है कि हाँ कदाचार हुआ है, उसके बाद फिर किसी को हटाने की बताती है। क्या सलाह देना और परामर्श देना दोनों शब्दों में कोई अंतर है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बताया था कि सलाह और परामर्श में भी अंतर है। मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन सा केस था, और ये मेरे ख्याल से आर्टिकल 124 के संदर्भ में जिक्र आया था एक बार। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इनमें भी अंतर है। मैं भी तुरंत आपको एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, और ये सही है कि ऐसा है। फिर है कि सीसी बिल 2011 है, यानी कि सिटीजन चार्टर बिल। हाँ, क्या यह सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत कार्यरत था? यदि हाँ, तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत कोई नियम एवं बिल या एक्ट की शक्ति में अंतर स्पष्ट करें। एग्जीक्यूटिव पावर में जो बनते हैं रूल्स, पूछा कि एक्ट से मिलने वाली शक्ति और रूल से मिलने वाली शक्ति में क्या अंतर है। तो सरकार के पास कई तरीके होते हैं। एक तरीका कि सरकार खुद एक नोटिफिकेशन जारी करे, या तो ऑफिस मेमोरेंडम कर दे। नोटिफिकेशन देना होता है, वो रूल्स के रूप में भी हो सकता है, ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में भी हो सकता है। तो जब सरकार कुछ नोटिफाई करती है तो वो रूल लागू हो जाता है, वो भी ताकतवर रूल होता है। लेकिन जब भी कोई रूल आएगा तो उस रूल में ना किसी एक्ट से पावर ली जा रही है, ये रेफरेंस देना पड़ता है। जब सरकार चाहती, अच्छा, रूल में क्या होता है कि जो भी नई सरकार आएगी उसको रूल चेंज करने में मुश्किल से 1 घंटा चाहिए। अगर रूल बदलना चाहे तो उसे मजबूत बनाना हो तो एक्ट पास करना चाहिए। एक्ट में क्या है कि जब भी कोई नई सरकार आएगी उसे दोनों सदनों से पास करवाना पड़ेगा, और ये उतना आसान नहीं होता, क्योंकि रूल के मामले में तो सरकार निरंकुश एकदम। और जब आप चाहें कि मामला और मजबूत हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो संविधान में संशोधन कर देना चाहिए। जैसे जाट आरक्षण आया 2014 में तो एक एक्ट के माध्यम से आया, और 2019 के इलेक्शन से एकदम पहले जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो संविधान संशोधन के माध्यम से आया। अब संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ऊपर आरक्षण अलाउड नहीं है। इन्होंने संविधान में ही संशोधन करके लिखवा दिया कि आरक्षण की सीमा 50 से ज्यादा हो सकती है। श्री अरुण जेटली ने कहा कि इसे खारिज करना आसान नहीं होगा, हमने संविधान को ही बदल दिया है, और वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करने से मना कर दिया। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई चीज बहुत मजबूती से लागू करनी है तो संविधान में संशोधन कीजिए। अगर चाहते हैं कि उतना मजबूत नहीं करना है, उसे थोड़ा कम मजबूत करना है, तो एक्ट पास कर दीजिए।
अगर केवल काम चलाने के लिए करना है तो नोटिफिकेशन निकालिए सरकार की तरफ से, ईओ बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालिए और उसके माध्यम से कर दीजिए, ठीक है। वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं और ऐसे ही वामपंथ और उदारवाद भी विरोधी विचार हैं। तो इसके उदारवाद लेफ्ट या राइट की तरफ आएगा। उदारवाद और दक्षिणपंथ दोनों वामपंथ के विरोधी हैं, फिर भी भाजपा और उसके समर्थकों दोनों के विरोध में क्यों रहता है? देखो बेसिक बात जो है ना, देखो एक है लेफ्ट विंग, एक है राइट विंग, ठीक है। लेफ्ट विंग और राइट विंग का मूल अंतर यह है कि हमें ज्यादा जोर अपनी संस्कृति, भाषा, सभ्यता, रक्त की शुद्धता, इन सब पे देना है या आर्थिक बराबरी, न्याय, इन मुद्दों पर ध्यान देना है। तो जो विचारधारा कहती है कि अपनी भाषा, अपनी नस्ल, अपनी संस्कृति, अपनी एथनिसिटी, ये सब महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? वो राइट विंग है। और जो कहती है कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है गरीबी दूर करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जरूरी है, वो क्या है? लेफ्ट विंग है। उदारवाद जो है, उदारवाद को आप अलग समझ लीजिए, है ना, ये है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म पूंजीवाद के पक्ष में रहता है। लिबरलिज्म की आर्थिक विचारधारा ज्यादा नजदीक है राइट विंग के, क्योंकि जो दक्षिणपंथी हैं सामान्यतः पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, उनको समाजवाद से खास मतलब नहीं है। लेकिन लिबरलिज्म की जो सोशल और इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, वो क्या कहती है कि व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके स्पेस मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, स्वाधीनता मिलनी चाहिए, समाज से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो लिबरल व्यक्ति आर्थिक मामलों में दक्षिणपंथ के नजदीक दिखेगा और व्यक्ति संबंधी और सामाजिक मामलों में वामपंथ के नजदीक दिखेगा। इस वजह से इन शब्दों में आपस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलो भाई, क्यूरेटिव पिटिशन और मर्सी पिटिशन में क्या, आपको पता है मर्सी पिटिशन क्या होती है? कहां जमा करते हैं मर्सी पिटिशन? राज्यपाल या राष्ट्रपति, वो है मर्सी पिटिशन, यानी कि दया याचिका। किसी बच्चे ने पूछा कि डार्क वेब क्या है, मैंने इसको थोड़ा पढ़ा, बड़ा अच्छा है तो, और पूछा था गूगल की जगह TOR का उपयोग करना कितना बेहतर सिद्ध होगा। डार्क वेब का मतलब हुआ एक डार्क नेट कंसेप्ट है, डार्क वेब कंसेप्ट है। इसका मतलब जैसे हम लोग आमतौर पर कंप्यूटर पर जब भी जाते हैं तो गूगल से काम चला लेते हैं, और गूगल तो चलो एक बेसिक बात हुई। ये भी सवाल है कि हमने ब्राउजर कौन सा यूज किया। तो कई लोग क्या करते हैं कि ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर लेते हैं, कोई लोग मोजिला यूज करते हैं, आप लोग जनरली क्रोम यूज करते होंगे, गूगल क्रोम यूज करते होंगे। इसी प्रकार से एक ब्राउजर है TOR नाम का। इस ब्राउजर में एक विशेष बात यह है कि आपने अपने कंप्यूटर से क्या क्या सर्च किया, आपके कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, आपको ये पता ना कि जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो इतिहास में लिखा जाता है। मतलब आप हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं अलग बात है, लेकिन इतिहास में स्थायी रूप से अंकित हो चुका है कि आपने क्या सर्च किया है, ठीक है। और उस सिस्टम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी सहमति के बिना भी वो सूचना निकाल सकते हैं। TOR ये परमिशन देता है कि आप जो भी सर्च करें उसमें आपकी IP डिटेल्स कहीं व्यक्त न हो। तो IP डिटेल्स का व्यक्त न होना, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं डार्क वेब, यानी किसी को नहीं पता कि किसने क्या अपलोड किया, किस कंप्यूटर से क्या सामग्री आई, किसने क्या वहां से लिया। और ऐसे हजारों लाखों कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो सारे इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसलिए उस सिस्टम पर TOR पर जब आप इंटरनेट यूज करेंगे तो उसमें एनोनिमिटी का पूरा स्कोप है। आपने वहां कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड की या डाउनलोड की, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने इन्फॉर्मेशन दी, किसने इन्फॉर्मेशन दी। इसका यूज ज्यादा मामलों में होता है अपराधों में, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी और जो जितने गैरकानूनी कृत्य हैं उसमें आमतौर पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो कल प्रश्न ये था कि अगर हम सूचना से संबंधित कोई मामला हो, अपनी पहचान न जताना चाहें, तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरी प्राथमिक समझ है कि जब आप इसका इस्तेमाल करके कोई ईमेल भेजेंगे सरकार के पास, मेरा ख्याल है कि वो प्रोटोकॉल इतना सिंपल नहीं होगा कि सरकार उस पर आपको जवाब देगी। और जब अपना ईमेल ID देंगे ही, उसके बिना तो काम बनेगा नहीं। तो उसके बाद तो ये बात वैसे ही खत्म हो जाती है कि आपने एनोनिमिटी अपनी मेंटेन कर ली। तो मेरी व्यक्तिगत समझ ये है कि डार्क वेब का इस्तेमाल सूचना के मामले में अभी करना संभव नहीं होगा, ठीक है। आपको ध्यान है सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, सिचुएशन दी थी। क्या सिचुएशन थी? तो आज मैं अपनी फाइल देखा था तो कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने इसका जवाब लिख के भेजा मेरे पास, ये तो आपसे शेयर करना चाहिए, सुनना चाहेंगे आप लोग? लिखा है, मैंने माँ और प्रेमिका दोनों से बात की, उसके बाद जो जवाब मिले उसके बेस पर जवाब बनाया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि मैंने माँ को बताया कि प्रेमिका से ही बात कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा है, अलग अलग बात की। तो माँ को बचाने के पक्ष में तर्क क्या है? नंबर 1, प्रेमिका आगे और भी मिल जाएंगी लेकिन माँ दूसरी नहीं मिलेगी, ठीक। दूसरा, जिस माँ ने हमें जन्म दिया यदि उसे नहीं बचा सके तो समाज क्या कहेगा, आदि एटसेट्रा। प्रेमिका को बचाने के पक्ष में तर्क नंबर 1, मेरी जैसी प्रेम करने वाली प्रेमिका तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ये तर्क वहां से आया होगा ना। नंबर 2, जिस प्रेमिका से मैंने कुछ वर्षों से वायदे पर वायदे किए यदि उन्हें नहीं निभाया तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा, आदि एटसेट्रा। अब लिखे दोनों को लेकर कॉमन पक्ष, दोनों ही मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, या यूं कहूं दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं, या दोनों ही प्रेम की अति के कारण स्वार्थी हो चुके हैं। अतः मेरे सामने दुविधा यह नहीं कि मैं माँ को बचाऊं या प्रेमिका को, दुविधा यह है कि 45 साल की एक महिला जो अपने जीवन के लगभग सभी खूबसूरत पल जी चुकी है उसे बचाऊं या उस लड़की को जो अभी अपने जीवन के शुरुआती चरण में है। अतः मैं उस लड़की को बचाना उचित समझूंगा क्योंकि मैं एक लड़की के साथ साथ एक माँ की बेटी को ही बचाऊंगा। और उसके बाद असली बात लिखी है, क्लाइमैक्स ये है, किंतु मैं उस लड़की को बचा तो लूंगा लेकिन अंततः मैं उससे अपना संबंध विच्छेद कर लूंगा। सब दुखी हो यार, ये क्या हो गया यार, एकदम सब सैड हो गए कि नहीं ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि वह लड़की मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि मैंने उसकी वजह से अपनी माँ को खोया है।
अतः मैं अपने अंदर के बेटे को भी नहीं मार सकता हूं। परंतु में लिखा है, वर्तमान में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपनी प्रेमिका से संबंध विच्छेद कर लिया है। रीजनिंग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। अंतिम जिज्ञासा सुन लीजिए भाई। अभी जब से आरटीआई पढ़ा है ना, अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, ब्रैकेट में कोर्ट में केस चल रहा है, पत्नी से छुपकर दूसरी शादी कर लिया है और दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी हो गया है, ये सब पहली पत्नी को पता चल गया है, पर उसके पास कोर्ट में साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या आरटीआई के तहत इसके बारे में सूचना प्राप्त कर? आप सोच के बताओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहां से जानकारी इकट्ठी करेगा? उस बेचारे को क्या पता? आप उससे पूछे कि इस पति वाले आदमी रहते उससे शादी हुई कि नहीं, बताओ जरा मुझे, कैसे कोई बताएगा, है ना? तो सूचना का अधिकार मिलने का मतलब, इसी वजह से रिकमेंडेशन बहुत सारी आई हैं कि लोग ऐसा ऐसा उपयोग कर रहे हैं इस अधिकार का। उसके बाद सरकार बहुत भयानक दबाव में आ गई है जी। हाँ, बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। नहीं, बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र में अक्सर केवल माँ का नाम लिखा होता है, बाप का नाम ऑप्शनल होता है, उसमें वैकल्पिक होता है। किसी भी हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सर्टिफिकेट केवल माँ के नाम से आता है, और फिर जब नगर पालिका से आता है तो उसमें माँ का नाम तो होता ही है, पिता का नाम जनरली होता है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए वो भी बहुत ठोस आधार नहीं बनता कि उससे किसी को फंसा देंगे। चलिए, मतलब देने का मतलब है कि वो चाहे तो आरटीआई से बाहर नहीं, कह रही है कि मान लीजिए हमने सूचना मांगी, सूचना गलत आ गई, हमने फिर से सूचना मांगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पीआईओ अपने सीनियर अधिकारी से मिलवाने के लिए हमें बुला ले? ये आउट ऑफ द वे जाके मामले को सॉल्व करना हुआ, ऐसा तो कर ही सकता है, कोई भी कर सकता है, और वो सूचना के अधिकार के तहत लिखी हुई बात नहीं कि ऐसा करवाएगा। कई बार क्या होता है कि हम मामले को सुलझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं। जैसे पीआईओ को लगा कि आप जो सवाल पूछ रही हैं वो फंस ना जाए कहीं, वो चाह रहे कि मामला आगे ना बढ़े, उसने फोन कर दिया कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बार आप आ जाइए, हम समझ लेते हैं। आप ऑफिस गए, उसने बात की, सीनियर से बात करवाई, आपको तसल्ली करवा दी, इसलिए नहीं कि वो बहुत समाजसेवी है, उसको लग रहा है कि कहीं मामला उसके खिलाफ बढ़ ना जाए। ये सूचना के अधिकार में लिखी कार्यवाही नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पे की गई कार्यवाही है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी भावी समस्या से बचने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब देखो, आज जो पढ़ना है आरटीआई के बारे में, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस क्या है वो, और उसके बाद में सेकंड एआरसी में जो रिपोर्ट नंबर 4 थी, आपको ये पता है रिपोर्ट नंबर 1 किसके बारे में थी? सूचना का अधिकार है रिपोर्ट नंबर 1। तो पहले हम जो लिखने वाले हैं वो ये है कि सूचना के अधिकार के बारे में सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस क्या क्या है, ठीक है, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट नंबर 4 को उठा लेंगे, और रिपोर्ट नंबर 4 के अंत में जो समरी ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें बताया है कि पूरा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, शासन को नैतिक बनाने के लिए किन किन पक्षों पर ध्यान देना है, तब इन सारे रिकमेंडेशंस को संक्षेप में, थोड़ा विस्तार में है, उसको नोट कर लेंगे। करना सिर्फ इतना है, जब भी प्रश्न है सूचना के अधिकार में, प्रश्न आना ही आना है, हर साल आना है, या कम से कम 1 या 2 केस स्टडीज आनी ही है, हर साल ऐसा होता है लगभग। आपका उत्तर बहुत ठोस हो जाएगा यदि आप उस एक्ट की कुछ धाराओं का उल्लेख कर पाएंगे वहां पर, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का या सीआईसी के जजमेंट का उल्लेख कर देंगे ना धारा के साथ, तो आपकी बात में थोड़ा वजन आ जाएगा। सारा खेल तो वजन का ही, उत्तर में वजन आना चाहिए। तो जो रिकमेंडेशन मैं लिखवाऊंगा उनको वहां कोट कीजिएगा। इनमें से 1-2 पर सवाल यूपीएससी ने पूछे हुए एथिक्स में, तो वो तो महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन सूचना के अधिकार के मामले में, इन रिकमेंडेशंस को आप मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है जिसमें किसी कानून वगैरह का बदलाव करने की बात की गई है, तो कानून, नियम इत्यादि में संशोधन। तो पहली प्रकार की रिकमेंडेशंस वो हैं जिनमें ऐसा कोई संशोधन है। इसमें करीब 7 रिकमेंडेशंस हैं। दूसरी रिकमेंडेशंस हैं जो कार्यान्वयन या क्रियान्वयन को लेकर हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट के बारे में है। और तीसरा छोटा सा सेट रिकमेंडेशंस का जो विधायिका और न्यायपालिका के बारे में है। विधायिका और न्यायपालिका में आरटीआई के बारे में 3 तरह के रिकमेंडेशंस को हम क्लासिफाई करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो कागज पेन तैयार रखिए, मैं कुछ कुछ बताऊंगा, कुछ कुछ समझाता चलूंगा ताकि बात समझ में भी आ जाए। सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है जिस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में। हम पहले वर्ग पर आ गए हैं। पहले वर्ग में पहली रिकमेंडेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में। इसके लिए हिंदी में शब्द क्या है? कार्यालयी गोपनीयता अधिनियम, आमतौर पर ऐसा कहते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब इसमें क्या समस्या है वो समझ लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं इसका समाधान क्या है। 1-2 वाक्य लिखिए। ये जो ओएसए है कब का है? 1923 का है ना। इसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। इस कानून का संबंध राष्ट्र की सुरक्षा, एकता व अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता व अखंडता बनाए रखने से है। इसके तहत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर, इसके तहत ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर जासूसी व राजद्रोह जैसे मामलों, जासूसी व राजद्रोह, सिडिशन जैसे मामलों में
मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मी, इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मी सरकार से संबंधित गोपनीय जानकारी, सरकार से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी भी गैर प्राधिकृत व्यक्ति, किसी भी गैर प्राधिकृत अनऑथोराइज्ड, किसी भी गैर प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा। समझ में ये है समस्या। अब इससे कॉन्ट्रडिक्शन क्या बन रहा है देख पा रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्शन ये बन रहा है, इसके बाद एक बात और लिखिए, पैरा चेंज करके। इसके विपरीत आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य ही यह है, इसके विपरीत आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य ही यह है कि सरकार से जुड़ी जानकारियां हर नागरिक तक पहुंच सकें, कि सरकार से जुड़ी जानकारियां हर नागरिक तक पहुंच सकें। समस्या यह भी है, समस्या यह भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में गोपनीयता का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया है, गोपनीयता का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण लोक सूचना अधिकारी इस भय में रहते हैं, लोक सूचना अधिकारी इस भय में रहते हैं कि उनका कोई कृत्य गैर कानूनी न हो जाए, कि उनका कोई कृत्य गैर कानूनी न हो जाए। अब ये बताइए कि आरटीआई एक्ट में अगर मैं कहूं कि 2 बार ऐसा प्रावधान किया गया है जो कहता है कि ये एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से बेहतर है, यानी प्राथमिक है, ध्यान आपको कहां किया गया है? एक है सेक्शन 8 में और एक सेक्शन 22 24 में नहीं होगा, 22 में होगा। तो 8 में जो है सब क्लोज 2 है, तो नीचे तीसरा पैरा लिखिए, यद्यपि सूचना के अधिकार अधिनियम में, सिंपल आरटीआई लिखिए, यद्यपि आरटीआई एक्ट में 2 स्थानों पर, यद्यपि आरटीआई एक्ट में 2 स्थानों पर स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम ओएसए की तुलना में प्राथमिक है, ओएसए की तुलना में प्राथमिक है। धारा 8(2), 8 के बाद ब्रैकेट में 2, धारा 8(2) में कहा गया है कि यदि सूचना देने से सामाजिक लाभ होता है, सामाजिक लाभ होता है और वह सामाजिक लाभ उस नुकसान से अधिक है, और वह सामाजिक लाभ उस नुकसान से अधिक है जो किसी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति को हो सकता है, जो किसी व्यक्ति को हो सकता है, यह व्यक्ति से मतलब है जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में थी ना, उसके बारे में हो सकता है, तो सूचना देना ही उपयुक्त माना जाएगा, तो सूचना देना ही उपयुक्त माना जाएगा। धारा 22 में स्पष्टतः लिखा है, धारा 22 में स्पष्टतः लिखा है कि आरटीआई एक्ट ओएसए की तुलना में प्राथमिक होगा, अर्थात उसे ओवरराइड करेगा। ओवरराइड को ना ऐसे लिखिए, ओवरराइड ही, या तो अंग्रेजी में लिख दीजिए या तो देवनागरी में ऐसे लिखें, ओवरराइड में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, अर्थात उसे ओवरराइड करेगा। ठीक है, अब इसके नीचे हेडिंग बनाओ, सेकंड एआरसी की सिफारिश। इस बारे में मतलब मेन हेडिंग था ही, अब हम एक एक पॉइंट पे लिखेंगे सिफारिश क्या की है। आप समझ पा रहे हैं? पहले पॉइंट में मैंने कहा कि सेकंड एआरसी ने अपनी पहली रिपोर्ट में कई सिफारिशें दी हैं, 3 वर्गों में है। पहले वर्ग में पहला जो बिंदु है वो ओएसए के बारे में है। अब तक मैंने बताया कि सेकंड एआरसी के हिसाब से समस्या क्या है इस मामले में। जब समस्या स्पष्ट हो गई तो हम देखेंगे उसने सिफारिश क्या की है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे आपकी सिफारिश क्या है तो आप खुद क्या बन जाओगे? सेकंड एआरसी। आप ही तो है सेकंड एआरसी, वही सिफारिश किया था ना कि मेरी सिफारिश यह है कि ऐसा किया जाए। लिखिए सिफारिश नंबर 1, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को रिपील के लिए क्या शब्द है? शून्य बनाया जाए, समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को समाप्त किया जाए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को समाप्त किया जाए। नंबर 2, इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को
इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एक कानून का नाम आपने सुना होगा, यूपी के लोग विशेष रूप से सुनते हैं, रासुका, सुनते हैं रासुका, इस पे रासुका लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में से ब्रैकेट में लिखिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक अध्याय बनाकर शामिल किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक अध्याय बनाकर शामिल किया जाए। ये रासू का क्या होता है पता है लोगों को? जैसे संविधान आप लोगों ने पढ़ा, तो संविधान में एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसका नंबर है 22, पढ़ा है? 22 का संबंध किस चीज के साथ है? गिरफ्तारी के साथ है। अगर आप आर्टिकल 22 पढ़ेंगे उसमें 7 क्लॉजेज हैं, उसमें चौथी क्लॉज का आधा हिस्सा और 5वां, 6वां, 7वां जिस चीज से जुड़ा है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध। सुना है? इसका मतलब किसी व्यक्ति ने अभी कोई गलत काम किया नहीं है, लेकिन इस बात की अंदेशा है, संभावना है, और इस अंदेशे में कि वो गलत काम ना कर दे, उसको पहले से गिरफ्तार करने का अधिकार ये मिलता है आर्टिकल 22 के जो लेटर क्लॉजेज हैं उससे मिलता है। तो इस संविधान के प्रावधान के तहत कुछ कानून बनाए गए थे, उनमें से एक कानून का नाम था मीजा। शायद उसी के नाम पे लालू जी ने बेटी का नाम रखा मीजा भारती, शायद, क्योंकि वो सब जेल गए थे ना उस कानून के तहत। मीजा का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और वैसा ही एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसका प्रयोग आमतौर पर सब मुख्यमंत्री अपने अपने विपक्षियों के लिए करते हैं। कठोर कानून है। इस कानून की पहली बात है कि इसके तहत किसी को अंदर करने के बाद 2 महीने तक बताना भी नहीं होता क्यों अंदर किया है, मतलब कोई जवाबदेही नहीं है 2 महीने तक, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। चलिए, अब एक प्रश्न है, आज आपको प्रश्न लिस्ट मिल गई ना, एक प्रश्न ठीक इसी बात पर आया था जो मैंने आपको लिखवाई है, तो ये सुझाव लेके आ जाइएगा। नंबर 2, ये बड़े वाला नंबर 2 है, ये छोटे वाला नंबर 3 नहीं है। कौन सा वाला नंबर 2 है बताओ? सेकंड एआरसी की फर्स्ट रिपोर्ट में 3 तरह के सुझाव हैं, उनमें से पहले तरह के सुझावों के अंदर नंबर 2 है। ठीक है? इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट ये कब का है? 1872 का है। ठीक, तो मैंने कहा ना कि पहला हिस्सा है किस किस कानून या नियम में बदलाव करने की जरूरत है। सबसे पहला हो गया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। अब सेकंड है इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या करने की जरूरत है। तो लिखिए, इसमें 1-2 वाक्य लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य आप ठीक है लिखते, कहने की बात ही नहीं है, मैं फिर भी अपने रिवीजन के लिए यहां पर लिख रहा हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2 धाराएं लिखिए, धारा 123 और 124 आरटीआई एक्ट के प्रावधानों से टकराती हैं, अतः इनमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिए, अतः इनमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। देखो क्या लिखा है, लिखो सेक्शन 123, किसका सेक्शन है ये? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123 लिखिए। किसी भी व्यक्ति को राज्य के किसी मामले से संबंधित, किसी भी व्यक्ति को राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित, राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त, सरकारी अभिलेखों से प्राप्त कोई साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा साक्ष्य संबंधित विभागाध्यक्ष, ऐसा साक्ष्य संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही दिया जा सकेगा। विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही दिया जा सकेगा, और यदि विभागाध्यक्ष उचित समझे तो उसे रोक सकेगा। मतलब अनुमति नहीं देगा, इसका मतलब उसे रोक सकेगा। इसके सेंस आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है और आपको अच्छे से पता है, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड का मामला है, आपको पता है कि राशन कार्ड के अधिकारी ने गलत साइन करके डॉक्यूमेंट जमा कर रखा है, आपको जानकारी है, और आपने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके अंदर से उस कागज की फोटोकॉपी भी करवा ली और आपने केस कर दिया, और उस केस की जब बात चल रही थी या प्रमाण के तौर पर वो ले गए, आपने कहा ये देखिए प्रमाण, तो सेक्शन 123 मना कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर सकता जो सरकार ने प्रकाशित ना किया हो। और इसका मतलब ये हुआ कि सूचना के प्रवाह पर बहुत जबरदस्त बाधा है इस मामले में। ठीक है, समझ गए? अब आइए सेक्शन 124 पे आइए। किसी भी सरकारी अधिकारी को, किसी भी सरकारी अधिकारी को सरकारी विश्वास में किए गए किसी पत्राचार, सरकारी विश्वास में किए गए किसी पत्राचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जा सकेगा, कॉमा,
यदि उस अधिकारी को विश्वास हो, यदि उस अधिकारी को विश्वास हो कि ऐसा करने से सरकार के हितों को नुकसान होगा, कि ऐसा करने से सरकार के हितों को नुकसान होगा। इसका सेंस समझ पा रहे हैं? मान लीजिए सरकार में कोई ऑफिसर है, उसने कोई पत्र लिखा और वो पत्र अपने आप में एक प्रमाण बन सकता है आपके केस के लिए, और आपने कोर्ट में कहा कि वो पत्र सामने लाया जाए जो उसने लिखा है, तो एविडेंस एक्ट के तहत जज उससे पूछेगा कि हम आपको पत्र देखना चाहते हैं, और यदि उस अधिकारी ने कह दिया कि वो पत्र मैंने सरकारी विश्वास में लिखा था, कॉन्फिडेंस में लिखा था, और यदि वो मैं यहाँ रिवील करूंगा इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, तो अदालत उस अधिकारी से पत्र नहीं मांग सकती है। इसका मतलब सरकार में जितने पत्र लिखे जाएंगे वो सारे के सारे सामने आ नहीं सकते हैं, अधिकारी को ही बताना है कि फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों धाराएं सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती हैं आरटीआई को। अब इसमें लिखिए कि नीचे एक दो वाक्य और लिखिए। यद्यपि आरटीआई एक्ट की धारा 22, यद्यपि आरटीआई एक्ट की धारा 22 में लिखा है कि ओएसए या कोई भी अन्य कानून, कि ओएसए या अन्य किसी भी कानून कर दीजिए, अन्य किसी भी कानून पर आरटीआई एक्ट प्राथमिक होगा, प्राथमिक होगा, ब्रैकेट में लिखिए ओवरराइड करेगा। यद्यपि आरटीआई एक्ट की धारा 22 में लिखा है कि ओएसए या किसी भी अन्य कानून पर आरटीआई एक्ट प्राथमिक होगा, ब्रैकेट में ओवरराइड करेगा, ब्रैकेट बंद, किंतु इसके बावजूद संशय बना रहता है। अंत में लिखो निष्कर्ष, मतलब हेडिंग में बनाओ, पहले चेंज करके लिखिए। आईईए मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 123-24 को खत्म करके निम्नलिखित पंक्तियां लिखी जानी चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 व 124 को समाप्त करके निम्नलिखित पंक्तियां लिखी जानी चाहिए। ये पंक्तियां बार बार आएंगी, वो दो पंक्तियां लेके इतना खुश है आयोग की बार बार उन्हें कोट करता है। देखिए, प्रत्येक सरकारी सेवक, कॉमा, सद्भावना के साथ अपने संगठन की पूर्ण और सही सूचना संप्रेषित करेगा, अपने संगठन की पूर्ण और सही सूचना संप्रेषित करेगा, संगठन की पूर्ण और सही सूचना संप्रेषित करेगा जिसका प्रकटन, जिसका प्रकटन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किया जा सकता है, जिसका प्रकटन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, आप शायद मेरी चिंता समझ पाए। प्रश्न है 2019 का, अभी अभी क्या चल रहा है, क्या बात है, पता है आप लोग को? तो 2019 का प्रश्न सुनिए क्या है। प्रश्न है, एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, इसका मतलब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आया था। अब ये प्रश्न आने का मतलब है कि वो लोग सेकंड एआरसी ने जिस जिस एक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन देखे उन पर सवाल पूछ रहे हैं। तो अगली बार क्या सवाल आ सकता है? एक विचार यह भी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम से कॉन्ट्रडिक्शन में है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो वहां क्या छाप के आना है, ये छाप के आना है। ठीक है, इस पर इतने सवाल आते हैं, क्या करें। अब आइए नंबर 3 पर। हाँ, रासुका लगाने के लिए एक ही चीज चाहिए कि मुख्यमंत्री का मन कर जाए। अगर मुख्यमंत्री ठान ले कि रासुका लगाना है तो लग जाता है। और रासुका में दिक्कत यही है कि कानूनी सुनवाई भी टाइम लगता है, तब तक व्यक्ति फंसा रहता है। चलो, तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन है सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के साथ। तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, आपको ध्यान है इनका जिक्र हुआ था एक बार, 1964। तो नंबर 3 में लिखिए सिविल सेवा आचरण संहिता 1964। ठीक है, इसके नीचे लिखिए एक वाक्य, एक नियम यह है कि कोई सिविल सेवक किसी भी सरकारी दस्तावेज को, किसी भी सरकारी दस्तावेज को गैर अधिकृत व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेगा, गैर अधिकृत व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेगा। वो मेरा, अब इसके नीचे लिखिए 2-3 पॉइंट्स। एक लिखिए, यद्यपि आरटीआई एक्ट की धारा 22, यद्यपि मतलब हर उत्तर में एक धारा लिख के जाना जरूर, यद्यपि आरटीआई एक्ट की धारा 22 इस आपत्ति का निराकरण कर सकती है, इस आपत्ति का निराकरण कर सकती है, किंतु स्पष्टता के लिए बेहतर है कि यह नियम हटा दिया जाए, किंतु स्पष्टता के लिए बेहतर है कि यह नियम हटा दिया जाए।
और निम्नलिखित पंक्तियां लिखी जाएं। कौन सी पंक्तियां लिखी जाएं? वही। कौन सी वही? जो भी लिखवाई थे ना, प्रत्येक सरकारी सेवक सद्भावना के साथ, वही वाली पंक्ति लिख लीजिए फिर से। और एक वाक्य और लिखिए, इसने सेकंड ईयर ने कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि गोपनीयता की संस्कृति के स्थान पर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि गोपनीयता की संस्कृति के स्थान पर पारदर्शिता की संस्कृति विकसित हो। गोपनीयता की संस्कृति के स्थान पर पारदर्शिता की संस्कृति विकसित हो। चलिए, जो चौथी चीज है उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। जब आप सिविल सेवक बनेंगे ना, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये वाली हट जाएंगी भूगोल इतिहास टाइप की, फिर ये सारी पढ़नी होंगी। द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यालय प्रक्रिया नियमावली। कार्यालय प्रक्रिया नियमावली। इस मतलब ऑफिस में जितने भी काम होते हैं ना, तो उसका जो एसओपी होता है, एसओपी समझे क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। उस दिन ऐसा कंफ्यूजन हो गया था ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो भारत सरकार के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई काम कैसे होगा, उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो किसमें लिखा है? द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, यानी कि कार्यालय प्रक्रिया नियमावली। लिखो, जल्दी से लिखो। इस नियमावली के नियमों के अनुसार, इस नियमावली के नियमों के अनुसार ही सरकारी कार्य का संचालन होता है। किंतु इसके दो प्रावधान, किंतु इसके दो प्रावधान आरटीआई एक्ट से विरोध में हैं। किंतु इसके दो प्रावधान आरटीआई एक्ट से विरोध में हैं। देखिए, नंबर 1, विशेष या सामान्य आदेश के बिना, विशेष या सामान्य आदेश के बिना कोई भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी अपने पास विद्यमान सूचना को, अपने पास विद्यमान सूचना को किसी अन्य अधिकारी, किसी अन्य अधिकारी या गैर अधिकारी को संप्रेषित नहीं करेगा। किसी अन्य अधिकारी या गैर अधिकारी को संप्रेषित नहीं करेगा। नंबर 2, किसी भी फाइल के नोटिंग वाले हिस्से को, किसी भी फाइल के नोटिंग वाले हिस्से को गोपनीय माना जाएगा, गोपनीय माना जाएगा, और एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल भेजते समय, और एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल भेजते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब लिखो सुझाव। सुझाव में लिखिए, नियमावली को संशोधित किया जाना चाहिए, नियमावली को संशोधित किया जाना चाहिए। ये दोनों नियम हटाकर निम्नलिखित कथन शामिल किया जाना चाहिए, निम्नलिखित कथन शामिल किया जाना चाहिए। वही कथन है, उसमें 4-5 शब्द जुड़ गए हैं केवल एक्स्ट्रा। एक बार वो वाला कथन निकालो जरा, या उसी से काम चला लीजिए ना, कौन इतना सोचेगा कि 4 शब्द है या नहीं एक्स्ट्रा, है ना? लिखो, वही लिखें, कर दो, वही लिखें। परीक्षक को पता भी नहीं होगा कि कथन दूसरा है उसमें, केवल, अच्छा मैं बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए। उसमें क्या था? पहले था प्रत्येक सरकारी सेवक सद्भावना के साथ, ठीक है, यहाँ तक था। अब देखो, मैं कुछ वाक्य बोलूँ, सद्भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में जनता अथवा किसी संगठन को पूर्ण व सही जानकारी संप्रेषित करेगा, जिसका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत संप्रेषण किया जा सकता है। तो बीच में क्या है कि 5-6 शब्द अलग है, बाकी सारी सेंस वही है, तो ज्यादा तनाव मत लीजिए, वही बात लिखी आइए। कितने हो गए? 4 हो गए। अब आइए 5 पर। 5वें में कह रहे हैं कि टेक्स्ट बदलने की जरूरत है, कि जो हमारे मंत्री होते हैं, मंत्रियों की शपथ को बदलने की जरूरत है। आपने संविधान में पढ़ा होगा, प्रत्येक मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये कह रहे गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाते हो भाई? ट्रांसपेरेंसी की दिलवाओ। गोपनीयता के चक्कर में सब अपने मन में रख लेते हैं और 1-2 लोगों को बताते हैं बस। तो जो गोपनीयता की शपथ है उसको लेकर आयोग को आपत्ति है। ठीक है, लिखो जल्दी से, 1-2 वाक्य लिखिए। इसका हेडिंग बनेगा मंत्रियों की शपथ। उसके नीचे लिखिए, मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ दिलाई जानी चाहिए। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ दिलाई जानी चाहिए, क्योंकि गोपनीयता की शपथ
औपनिवेशिक शासन, क्योंकि गोपनीयता की शपथ औपनिवेशिक शासन की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि लोकतंत्र का संबंध पारदर्शिता से होता है। ठीक है, इसमें दूसरा वाक्य लिखिए अलग से, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। गोपनीयता की जितनी जरूरत है उसके लिए एक लिखित आश्वासन लिया जा सकता है। एक लिखित आश्वासन, रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, लिखित आश्वासन या शपथ पत्र लिया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं, शपथ तो उसके बाद भी रहेगी, लेकिन कि वो इतनी घोषणा नहीं कर रही है गोपनीयता की शपथ। तो मंत्री को शपथ दिलवाएंगे पारदर्शिता की, और साथ में जो डॉक्यूमेंट साइन है तो उसमें एक में लिखा होगा कि मैं कोई ऐसी जानकारी ऐसे गलत व्यक्ति को नहीं दूंगा जो मंत्री होने की वजह से मेरे पास है। ये भी लिखवाएंगे, पर वो बहुत उसको प्रमोट नहीं करेंगे। चलिए नंबर 6 में लिखिए गोपनीयता का वर्गीकरण, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लासिफिकेशन। गोपनीयता का वर्गीकरण। आपको पता है सरकार में जो फाइलें होती हैं उन फाइलों के ऊपर एक मार्किंग होती है, उससे पता लगता है कितनी गोपनीय फाइल है। अच्छा, आप जब जाएंगे ना आपको कई बड़ा रोमांच होगा, ऐसी फाइलें आपके हाथ में आएंगी जिस फाइल में थोड़ा पीछे जाएंगे तो पटेल का साइन के वो कागज है, पटेल की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, या नेहरू जी की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, वो सब फाइलें आपके सामने आएंगी। और उसके बाद आप भी लिखेंगे उसमें कि नेहरू, पटेल, उसके बाद इंदिरा गांधी ने लिखा है, फिर लिखा है किसने, लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा, फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके बाद आप लिख रहे हैं। ऐसा होता है सरकारी फाइलों में, लेकिन उसके ऊपर एक मार्किंग होती है। एक तो होता है कि जनरल है, कोई भी देख सकता है, कुछ होती है कॉन्फिडेंशियल, कुछ होती है सीक्रेट, कुछ होती है टॉप सीक्रेट। तो ये मार्किंग कौन करता है, इसको लेकर मेरा सुझाव ये है कि ये मार्किंग एक तो कोई भी ना कर दे, एक बहुत सीनियर लेवल के अधिकारी ही इसकी मार्किंग कर सके, इतना सुझाव है। ताकि और जिस फाइल के ऊपर लिख दिया टॉप सीक्रेट, इसका मतलब वो आ गई आरटीआई के सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 का मतलब क्या है, एग्जम्प्टेड है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वो है जो देश की सुरक्षा से संबंधित है। और किसी अधिकारी ने उसके ऊपर लिखा टॉप सीक्रेट, अब ऐसे लिख दिया गलती से, पर जैसे लिख दिया उसके बाद वो एग्जम्पशन में आ गई। तो कौन सी फाइल एग्जम्प्टेड होगी, इसके लिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति ना लिखे, कुछ सीनियर लोग ही नियुक्त हों, ये सुझाव है। लिखो, जल्दी से लिखो। अंग्रेजी में एक वाक्य लिख लेंगे, मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, ये पुस्तक का नाम है, मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, विभागीय सुरक्षा निर्देश नियमावली। हिंदी में भी लिख लीजिए, मैं दोनों में बोल रहा हूं। मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, विभागीय सुरक्षा निर्देश नियमावली के तहत सरकारी फाइलों की गोपनीयता के स्तर का निर्धारण किया जाता है। जो फाइलें गोपनीय मानी जाती हैं उन्हें आरटीआई एक्ट की धारा 8 के तहत छूट प्राप्त होती है। आयोग का सुझाव है कि फाइलों की गोपनीयता का निर्धारण वरिष्ठ अधिकारी ही करें और उसकी पद्धति निम्नलिखित हो। कि फाइलों की गोपनीयता का निर्धारण वरिष्ठ अधिकारी ही करें और उसकी पद्धति निम्नलिखित हो। तो आप टेबल बनाइए, फाइल का नाम, फाइल और अधिकारी। तो एक है टॉप सीक्रेट, एक है सीक्रेट, और तीसरी है गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल। ये 3 बेसिक वो नोमेनक्लेचर्स हैं। टॉप सीक्रेट होना चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी या उच्च अधिकारी। जॉइंट सेक्रेटरी को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारी। और सीक्रेट के सामने लिखिए उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी या उससे सीनियर। डेप्यूटी सेक्रेटरी, उप सचिव या उससे सीनियर। और गोपनीय के सामने लिखिए अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी। अवर शब्द कैसे बना, जिसको वर ना मिला हो उसके लिए अवर किया गया है, अवर सचिव। सच में ऐसे बना था, और जो थोड़ा सा नीचे है उसके लिए। तो अगर फाइल कॉन्फिडेंशियल है तो कम से कम अवर सचिव स्तर का अधिकारी ही ये मार्किंग करेगा। अगर सीक्रेट है तो कम से कम उप सचिव, और टॉप सीक्रेट है तो जॉइंट सेक्रेटरी। आप इन सबका रैंकिंग जानते हैं या याद करना पड़ता है इन सबको? देखो थोड़ा सा ध्यान करो, जैसे आप आईएएस बन गए,
बधाई हो आप लोगों को पहले, है ना, बहुत बहुत बधाई हो आप। ठीक है, चल। तो आईएएस बनने के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद जब भारत सरकार में आएंगे, मान लीजिए सचिवालय में आ गए, तो जब सचिवालय में सबसे पहले पहुंचेंगे तो जिस पद पर काम करेंगे वो है अंडर सेक्रेटरी, सीधा उस पद पे आएंगे आईएएस बनते ही। तो आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है और वो ये है कि आईएएस की ट्रेनिंग में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा काम किया वाला भी, कि पहले आईएएस की ट्रेनिंग में भारत भ्रमण, ये भ्रमण, वो भ्रमण, मसूरी की एकेडमी, ये सिखाना वो सिखाना, वो सब था। लेकिन रियल ट्रेनिंग जो सचिवालय में है, सेक्रेटरिएट में, उसका आइडिया नहीं होता था उम्मीदवारों को। पिछले 3-4 साल से सिस्टम क्या है कि उनका 1 महीने का एक टेन्योर होता है जो भारत सरकार के किसी मंत्रालय में होता है। उन्हें दिल्ली लाते हैं, किसी मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी बना के भेजते हैं। अंडर सेक्रेटरी ट्रेनिंग मतलब इन ट्रेनिंग, दरअसल उनका जो रैंक है ना उससे हल्का सा ऊंचा रैंक अंडर सेक्रेटरी का होता है, तो लगभग उसके आसपास का रैंक है। तो अंडर सेक्रेटरी के बाद जब व्यक्ति थोड़ा और सीनियर हो जाएगा तो ये बन जाएगा डिप्टी सेक्रेटरी। मोटी मोटी बात ध्यान रख लीजिए, अगर आईएएस की सर्विस हुई है 4 साल की तो क्या बनेगा, अंडर सेक्रेटरी। अगर हुई है 9 साल की सर्विस तो क्या बनेगा, डिप्टी सेक्रेटरी। अगर हो गई है 14 साल की सर्विस तो क्या बनेगा, नहीं तो बनेगा डायरेक्टर सचिवालय में। अगर सर्विस हो गई 18 साल की तो बनेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ी तोप है, तो इतनी बड़ी तोप है, मैं समझाता हूँ कितनी बड़ी तोप है। और यदि उसकी सर्विस हो गई 22 साल की तो बनेगा एडिशनल सेक्रेटरी। नोट कर लो, पढ़ा 4, 9, 14, 18, 22, 25। और अगर हो गई सर्विस 25 साल की तो बनेगा सेक्रेटरी। ये है आईएएस के जीवन का सारा नक्शा। तो मैं पूछूंगा, जोर जोर से बोल के बताना, 4 साल में क्या, अंडर सेक्रेटरी यानी कि हिंदी में अवर सचिव, 9 साल में डिप्टी सेक्रेटरी, 14 साल में डायरेक्टर, 18 में जॉइंट सेक्रेटरी, 22 में एडिशनल सेक्रेटरी और 25 में सेक्रेटरी। अगर उसके बाद उसको 5 साल और मिल गए, लगभग 30 साल मिल गए, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक ही व्यक्ति होता है, हर कोई नहीं होता है, या चीफ सेक्रेटरी किसी राज्य में समझ लीजिए, उसी स्तर का पद होता है। ठीक है, अगर आप फील्ड में हैं तो 4 साल की सर्विस होते ही आप बन जाएंगे डीएम। तो डीएम किसके बराबर हुआ, अंडर सेक्रेटरी के बराबर हुआ। ये छोटे जिले का डीएम होता है। 9 साल की सर्विस के बाद डीएम रहेगा डीएम ही, पर बड़े जिले का हो जाएगा, है ना, बड़ा जिला। जैसे रामपुर से निकल के आ गया बनारस में, तो बलिया नहीं बनारस, ऐसा। जब 14 साल की सर्विस हो जाएगी तो ये डीएम से बढ़ के हो जाएगा कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब 2 या 3 जिले उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, आईएएस के कंट्रोल में। और इसके बाद तो सचिवालय जाना ही पड़ता है, फिर कोई चारा नहीं बचता है। 18 साल की सर्विस के बाद आईएएस को जिला उसके कद से छोटा हो जाता है, फिर 1 जिला, 3 जिले नहीं, फिर पूरा राज्य संभालना है, फिर पूरा देश संभालना है, और उसके लिए सचिवालय ही जाना पड़ता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। तो ये रैंकिंग कम से कम हो, ये सुझाव है, बस हो गया, पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब सोचे पहला हिस्सा 7वां बताया था, 3 बताए, 6 हो गए, कितने, पहला कौन सा पहला हिस्सा पूरा हुआ, उठ के बताओ। हाँ, कानून नियम इत्यादि में संशोधन पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा हिस्सा कौन सा है, क्रियान्वयन। क्या बात है, बैठिए। ऐसे होना चाहिए, बच्चे को बदमाश भी होना चाहिए, पढ़ाई भी ध्यान देना चाहिए साथ साथ। जो बच्चे दोनों तरफ ध्यान देते हैं वही सफल होते हैं दुनिया में। चलिए, दूसरे हिस्से का नाम है रिकमेंडेशंस रिलेटेड विद इंप्लीमेंटेशन। क्रियान्वयन में या कार्यान्वयन में जो समस्याएं हैं उनको लेकर क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। इनमें बहुत सीखने की जरूरत नहीं, समझने की, केवल पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करना शुरू कीजिए। अब क्योंकि आपने एक्ट पढ़ा हुआ है तो आप समझ पाएंगे कि सुझाव का मतलब क्या है। मैं ऐसा करता हूँ ना, हर सुझाव से पहले एक प्रश्न पूछूंगा ताकि उसका लिंक समझ में आए, आपको पता कि नहीं पता है। तो ये बताओ कि सीआईसी या आईसी का सिलेक्शन करने के लिए जो कमेटी बैठती है केंद्र में, उस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं। एक तो बैठता लोकपाल, नहीं, एक तो पीएम है, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरा पीएम का कोई चिंटू जो साथ में दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर है, जो पीएम का भरोसे का आदमी होता है। ठीक है, तो सुझाव नंबर 1 लिखो जल्दी से। सीआईसी ऑब्लिग आईसी की चयन समिति में, सीआईसी ऑब्लिग आईसी की चयन समिति में सीजेआई ऑब्लिग सीजेएचसी, समझे ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना, सीजेआई ऑब्लिग सीजेएचसी को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक्ट न्यायपालिका पर भी लागू होता है, क्योंकि आरटीआई एक्ट न्यायपालिका पर भी लागू होता है। इससे जजेस थोड़ा सा विनम्र हो जाएंगे इस एक्ट को लेके, अभी नाराज रहते होंगे ना कि हमसे पूछते ही नहीं। नंबर 2, ये बताओ कि जो केंद्रीय है सूचना आयोग, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में, और बाकी ऑफिस कहीं और हो सकते हैं। और स्टेट वाले का ऑफिस कहाँ होता है, राजधानी में, कहीं भी हो सकता है, राज्य में, अंडमान में नहीं होगा, राज्य में होगा, राज्य में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो। अभी तक सभी सूचना आयोग केवल एक हैं और राजधानियों में ही हैं। अभी तक सभी सूचना आयोग केवल एक हैं और केवल राजधानियों में ही हैं। जनता तक उनके सुलभ पहुंच के लिए, जनता तक उनके सुलभ पहुंच के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। उसमें 2 बातें बस ध्यान रखनी है। क, सीआईसी के कम से कम 4 कार्यालय देश के चारों कोनों में हो।
CIC के कम से कम 4 कार्यालय देश के चारों हिस्सों में होकर, कोनों में नहीं, हिस्सों में। कोने में रहता एकदम कोने में जाके बना दिया, चारों हिस्सों में हो। तो दिल्ली तो अपने आप में नॉर्थ हो ही गया, साउथ में चेन्नई ही नंबर आता है उसी का। बेंगलोर बहुत परेशान रहता है इस बात से कि साउथ की बात होती है चेन्नई बीच में आ जाता है, ऐसे वेस्ट में अपना मुंबई है ही और ईस्ट में कोलकाता है ही, बस 4 बना दिए। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी है। अच्छा, ऐसे किसी राज्य का नाम बताओ जहां हाई कोर्ट की कम से कम एक और बेंच हो। जैसे यूपी है, हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। लखनऊ में क्या है? बेंच बैठी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इंदौर में है ना, इंदौर ग्वालियर में भी है, और जबलपुर में तो होगा ही होगा। हाँ, हाई कोर्ट जबलपुर में और इंदौर और ग्वालियर में बेंच है, बहुत बढ़िया। राजस्थान में जोधपुर और जयपुर 2 जगह बैठते हैं ना, महाराष्ट्र मुंबई नागपुर है, ठीक बात है। इसी प्रकार से एक बार सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी 4 जगह बैठा दो। अब सोचिए केरल का आदमी है, उसका मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, अनुच्छेद 32 के तहत उसको अपील करनी है। केरल से ट्रेन में बैठा, 56 घंटे में दिल्ली पहुंचा, और धुंध थी तो ट्रेन 2 दिन लेट पहुंची। तब तक घर के लोग मूल अधिकार क्या, वो तो श्राद्ध की तैयारियां हो रही है तब तक तो। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई छुट्टी है, 6 दिन बाद आना। अब वो 6 दिन में जाएगा, 3.5 दिन में, 3.5 दिन में फिर वापस आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी 4 शाखाएं बनाने में क्या दिक्कत है। एक सुझाव बड़ा अच्छा है विधि आयोग का कि 4 जगह सुप्रीम कोर्ट हो, वो होंगी अपीलेट ब्रांचेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा काम है अपील सुनना। और एक होता है उसका बेसिक फंक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं या जो मूल अधिकारिता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाली। तो मूल अधिकारिता वाले प्रश्न केवल दिल्ली में सुने जाएं, और बाकी अपीलेट जुरिसडिक्शन वाले प्रश्न और मूल अधिकार वाले प्रश्न ये देश के 4 कोनों में होने चाहिए। कितनी कॉमन सेंस की बात है, होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इस पर क्या राय है, क्योंकि संविधान में एक अनुच्छेद है, मेरे ख्याल से 130 में ये बात लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में और कहाँ बैठेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और भारत सरकार ये मिलकर तय कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा भी क्या राय है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 मिनट रुको, वो चश्मा निकाला अपना, वो चश्मा पहना, बोला पूछो क्या पूछना है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 जगह बैठे, हम ये चाह रहे हैं ताकि देश में न्याय ठीक से मिले। तो कहा कि नहीं, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे इंटीग्रिटी ऑफ जस्टिस खत्म हो जाएगी। सरकार ने कहा ये क्या होता है, बोले ये मूल ढांचा होता है, तुम छोड़ दो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। सरकार ने कहा यार तुम ये बताओ, राजस्थान में 2 हाईकोर्ट बैठे हैं, वहां इंटीग्रिटी चल रही है उनकी आपस में, वहां दिक्कत नहीं आ रही है, MP में दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत सारी सारी। उनका भाव ये था कि हमें दिल्ली में अच्छा लगता है, कहाँ जाएंगे कलकत्ता इस उम्र में। तो फाइनली वो नहीं हो पाया, पर यहाँ ये होना चाहिए, इसे समर्थन दीजिए। दूसरा, SIC लिख के सामने लिखिए, बड़े राज्यों में कम से कम 2 या 3 कार्यालय होने चाहिए। और बड़े राज्य का मतलब जैसे गोवा तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, अब सबसे बड़ा, अच्छा ये तो जनसंख्या में नंबर 1 पे ना, उत्तर प्रदेश। चलिए नंबर 3, अभी आकार में सबसे बड़ा कौन सा चल रहा है? MP ही है, अब राजस्थान है, अच्छा वो टुकड़े होने के बाद छोटा रह गया होगा ना। चलिए नंबर 3 में लिखिए, ये जो PIO होते हैं इनके सिलेक्शन के बारे में लिख रहे हैं, देखिए PIO का चयन, हेडिंग बनाओ, PIO का चयन। इसमें लिखिए कि वर्तमान में अलग अलग ऑफिस में अलग अलग स्तर के अधिकारी PIO के रूप में कार्यरत हैं, अलग अलग स्तर के अधिकारी PIO के रूप में कार्यरत हैं। इनके बीच एक शब्द है यूनिफॉर्मिटी, इसके लिए क्या सटीक अनुवाद होगा? एक रूपता, समरूपता नहीं, समरूपता होती है होमोजेनिटी, एक रूपता। इनके बीच एक रूपता होनी चाहिए, इनके बीच एक रूपता होनी चाहिए। कैसे हो, इसे आप लिख लीजिए, पहले लिखो PIO और उसके आगे लिखिए उप सचिव / निदेशक स्तर। अब बिना नीचे देखे, बस सामने देखो, नीचे मत देखना। ये बताओ कि उप सचिव अंग्रेजी में क्या होगा? मैं बोल देता हूं, डेप्यूटी सेक्रेटरी। कितने साल की सर्विस के बाद? 9। और निदेशक क्या होता है? डायरेक्टर। कितने साल की सर्विस? क्या बात है, गजब, अभी से पता आप लोगों को। तो उप सचिव यानी DS, और ये हो गया डायरेक्टर। आमतौर पे IAS अधिकारी को पहली बार सचिवालय में आने का मौका, अगर वो जल्दबाजी करे कि आना है, तो इस लेवल पे आ सकता है पहली बार। अगर इससे पहले कोई आया है तो वो अभूतपूर्व काम करके आया, कुछ ना कुछ उसने सरकार में घुसते ही कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से सरकार ने उसको 9 साल से पहले सचिवालय भेज दिया है। इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे तो सैकड़ों में एक होते हैं महान कार्य करने वाले कि पहले दिन गए पैसा मांगने लगे सबसे। सरकार को पता लगा कि बताओ दूध के दांत टूटे नहीं और अभी से सब काम शुरू कर दिया, सीधे सचिवालय भेजते कि चलो फाइलों के बोझ के अंदर दबो, यहीं बैठो तुम। वरना IAS अधिकारी अगर जल्दबाजी करे तो 9 साल के सर्विस के बाद DS के लेवल पर सरकार में आता है पहली बार सचिवालय में। तो उसके पहले उसको बोलते एक जिला की लो, इससे खेलो, जिले से खेलो, सुल्तानपुर खेलो सुल्तानपुर खेलो, ऐसे एक जिला खेल लिया, समझ में आएगा कैसे खेलते हैं। हाँ, अब बड़े जिले से खेलो 9 साल के बाद, अब देश से खेलो, चलो आओ, ऐसे करते हैं। चलिए, और इसके बाद बोलिए जो PIO के बाद जो अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलीय अधिकारी। अब डायरेक्टर के बाद कौन होगा बताओ, अपने बता दो। जॉइंट सेक्रेटरी तथा वरिष्ठ, संयुक्त सचिव तथा वरिष्ठ स्तर, ये होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। नंबर 4,
प्रायः सभी मंत्रालयों में, प्रायः सभी विभागों में, प्रायः सभी विभागों में पीआईओ के संबंध में सार्वजनिक सूचनाएं अंकित की जाती हैं। प्रायः सभी विभागों में पीआईओ के बारे में सार्वजनिक सूचनाएं अंकित की जाती हैं, किंतु अपीलीय अधिकारियों के बारे में नहीं की जाती। अपीलीय अधिकारियों के बारे में नहीं की जाती। ये सूचनाएं भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। ये सूचनाएं भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। नंबर 5, अब ये बताओ कि आईसी बनने के लिए, सीआईसी बनने के लिए किस किस फील्ड में से कोई व्यक्ति हो सकता है। एक तो उसको होना चाहिए एमिनेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए, मतलब जनता में विख्यात हो। कौन कौन सी फील्ड थी? साइंस टेक्नोलॉजी हो, लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर पत्रकार नाराज हो गया, क्या बोला, जर्नलिज्म, मास मीडिया हो। फिर कुछ लोग नेताओं के दोस्त बोले हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम क्या करेंगे, तो सोशल सर्विस शामिल कर लिया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जहां आपने लिखा एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस लॉ भी इतनी स्ट्रांग है कि जो आईएएस रिटायर होगा या जो आईएएस थोड़ा सीनियर है, बोल रहा है, वो सब बन जाएंगे सीआईसी, आईसी। और हालत ये हुई कि कुछ सालों के बाद, 5-7 साल होते होते लगभग सारे पदों पर प्रशासनिक अधिकारी ही पहुंच गए। और तब इसने रिकमेंडेशन क्या दी है, लिखें क्या रिकमेंडेशन है। अधिकांश सीआईसी और आईसी सिविल सेवक की पृष्ठभूमि से हैं, सिविल सेवाओं की पृष्ठभूमि से हैं। अधिकांश सीआईसी ऑब्लिक आईसी सिविल सेवाओं की पृष्ठभूमि से हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव निस्संदेह लाभकारी है। उनका प्रशासनिक अनुभव निस्संदेह लाभकारी है, किंतु जनता के भीतर विश्वास पैदा करने के लिए, किंतु जनता के भीतर विश्वास पैदा करने के लिए अन्य पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को भी पर्याप्त संख्या में लिया जाना चाहिए। अन्य पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को भी पर्याप्त संख्या में लिया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इससे जनता में विश्वास क्यों पैदा होगा? इसलिए पैदा होगा कि पहले जो लोग सूचना को छिपा रहे थे, अगर वही सूचना आयुक्त बन गए तो उनसे अब क्या अपील में लेके आएंगे? अपील उसी को करनी है जो छिपा रहा था आज तक। एक बहुत प्रसिद्ध गजल का एक पंक्ति है, बताना इसका मतलब पता हो तो क्या होता है। वो पंक्ति ये है, इसमें एक तकनीकी शब्द है। पंक्ति है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जज वही है जो कातिल था, उससे मैं क्या उम्मीद करूं कि ये फैसला सही देगा। ठीक वैसे ही जो सिविल सेवक जीवन भर सूचनाओं को दबाते रहे, आज वो सूचना आयोग में जज बन के बैठ जाएंगे, तो जनता का भरोसा कैसे जमेगा? इसलिए ज्यादा अच्छा है कि बाकी बैकग्राउंड के लोग वहां पर ज्यादा संख्या में हो। चलिए अगला, इस आयोग ने माना कि सूचनाएं जो नहीं मिल पाती हैं उसकी बड़ी वजह क्या है। देखिए, बड़ी वजह यह है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज है ना, वो इस मामले में बड़ा कमाल करती हैं। अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे तो उसमें एक हिस्सा आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस। अब तो सब कुछ सॉफ्टवेयर से होता है, चीजें बड़ी आसान हो जाती है। मतलब आज से 5-10 साल बाद मेरे ख्याल से लोग बात करेंगे कि एक जमाने में फाइलें बना करती थी, उसमें ऐसे होता था, वैसे होता था। क्योंकि जिस तरह से चीजें आजकल मतलब सॉफ्टवेयर पे आ गई हैं, इतना आसान हो गया है, इतना आसान कि पहले के लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतना आसान है। पहले क्या होता था, फाइलें हैं, मोटी मोटी फाइलें। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक फाइल ढूंढने के लिए आदमी गया, एक गोदाम खोला, अंधेरा कमरा, जिसमें जाते हुए डर लग रहा है कि भूत ना से पड़ जाए कहीं कोई। उसमें रैक ही रैक है, धूल ही धूल है। उसके बाद ढूंढ ढूंढ के मर गया, अंदर से फाइनली एक फाइल निकली, धूल झाड़ी, तब जाके वो नाम दिखा, आंखों में चमक आ गई उसकी। पुलिस वाले मामलों में ऐसा खूब देखने को मिलता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइल की मैनेजमेंट का सिस्टम इतना भद्दा है, इतना पुराना है, परंपरागत है कि उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, तार्किकता नहीं है। अब जो सिस्टम्स हैं, एक तो है डिजिटल फाइलिंग, पूरा का पूरा जो फाइल होती है उसका हर कागज का स्कैन कर लेते हैं, उसी क्रम में सारे कागज लगे हुए हैं स्कैन फाइल के अंदर। उस फाइल की इंडेक्सिंग है, कंप्यूटर में जैसे होती है वैसे इंडेक्सिंग है। आप सोचिए, सारे भारत के सारे ऑफिस के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, क्लाउड पे इंफॉर्मेशन हो, और भारत के किसी भी केंद्र सरकार के ऑफिस में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, एक एंट्री की, खटक से वो इंफॉर्मेशन आ गई, क्लाउड बेस्ड है। और हर इंफॉर्मेशन के साथ में टैगिंग होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंशियल है या ये टॉप सीक्रेट है। और अगर टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और सेक्रेटरी रैंक का आदमी अपने कंप्यूटर से खोल रहा है, अपने लॉगिन से खोल रहा है, तो खुल जाएगी। डीएस खोले तो नहीं खुलेगी, जब तक किसी सीनियर रैंक के ऑफिसर का लॉगिन उसमें नहीं होगा, कंप्यूटर में नहीं खुलेगी। कितना सिंपल है। आजकल तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऐसे होता है, ना किसी ऐसे कब्रिस्तान जैसे कमरे के अंदर जाना है, ना धूल उठानी है, सारी फाइलें सामने हो। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्लासिफिकेशन ठीक नहीं होता है। एक तरह की फाइलें एक साथ लगी हो, सारी की सारी वर्ष के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से एडजस्टेड हो। तो इस आयोग ने माना कि इसमें बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग सूचना देने से बचना चाह रहे, बड़ी समस्या है कि सूचना इस तरह से वर्गीकृत और तार्किक रूप में है ही नहीं कि देने की प्रक्रिया आसान हो। इस वजह से एक सूचना देने में टाइम इतना लगता है कि जो पीआईओ है उसका लगभग सारा जीवन उसी में निकल जाता है। ये दिक्कत है। तो सुझाव क्या है? बनाओ, हेडिंग बनाओ, इसको लिखिए, सूचना तथा रिकॉर्ड्स का अभिलेख कर लीजिए। सूचना तथा अभिलेखों का व्यवस्थित वर्गीकरण व संगठन।
सूचना व अभिलेखों का व्यवस्थित वर्गीकरण व संगठन। इसमें लिखी एक पंक्ति में, मूल समस्या यह नहीं है कि पीआईओ सूचना नहीं देना चाहते, बल्कि यह है कि सूचनाएं अव्यवस्थित व बिखरे हुए रूप में मौजूद हैं, अव्यवस्थित व बिखरे हुए रूप में मौजूद हैं, जिन्हें खोजना अत्यंत कठिन है। अतः ज्यादा प्रयास निम्नलिखित के लिए होना चाहिए। अतः ज्यादा प्रयास निम्नलिखित के लिए होना चाहिए, डैश लगा के क, उचित इंडेक्सिंग। अब इंडेक्स को अनुक्रमणिका कह सकते हैं, अनुक्रमणिकीकरण कह सकते हैं इंडेक्सिंग को, तो मत ही कहो, है ना। उचित इंडेक्सिंग नंबर 1। क में लिखिए सभी सूचनाओं का तार्किक वर्गीकरण। ग में लिखिए सभी अभिलेखों का डिजिटलीकरण। अब कुछ लोग इसको अंकीकीकरण कहते हैं, पर मुझे लगता है ज्यादा ठीक है कि आप ये लिखें डिजिटलीकरण। और अंतिम, सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इजी। सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति को आसान बनाना। चलिए अगले एक दो बहुत आसान, नंबर 7 देखो जल्दी से। पीआईओस की का प्रशिक्षण कीजिए। पीआईओस का प्रशिक्षण। अभी ट्रेनिंग बहुत कम है, इसलिए कई लोग फंस जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ट्रेनिंग जब भी देंगे दो चीजों की देंगे, एक तो देंगे प्रोसीजर की, एक देंगे खोपड़ी की, माइंडसेट की। तो ट्रेनिंग के आगे लिखिए दोनों चीजें। पहला माइंडसेट यानी कि दृष्टिकोण। मैंने एक बार आपसे कहा था कि अगर एक व्यक्ति बहुत योग्य है किंतु संवेदनशील नहीं है, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा कम योग्य है उससे किंतु संवेदनशील ज्यादा है, और आपको इन दोनों व्यक्तियों में से अपने जिले के लिए कलेक्टर या अपने जीवन के लिए जीवन साथी चुनना हो, तो आप दोनों पदों के लिए किसको चुनना चाहेंगे, पहला या दूसरा? योग्य थोड़ा कम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम अयोग्य है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कि योग्यता में थोड़ा कम है किंतु संवेदनशील है, समझदार व्यक्ति है, उसी को चुनेंगे ना आप लोग। ठीक है, ये इसी में खुश है कि 2 ऑप्शन मेरे पास आए हैं। आज तक एक भी नहीं आया, यहाँ 2 आ गए ऑप्शन, तो मैं चुन लूंगा उनमें से किसी एक को। ठीक, वैसे अब बताओ कि 2 पीआईओ हैं। एक पीआईओ है जिसके पास खूब दिमाग है, सारा प्रोसीजर जानता है, किस तरीके से जवाब देना है, कैसे जवाब देके मतलब मैनेज करना है मामले को, सब उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, पर उसके मन में बैठा है कि दम है तो सूचना लेके दिखा मुझसे। और दूसरा ट्रेनिंग थोड़ी कम है, चिट्ठी उतनी अच्छी नहीं बना पाता है, जवाब उतने अच्छे नहीं दे पाता है, पर उसका मन करता है कि जो सूचना दी जा सकती है दे ही दूं ताकि कानून का सदुपयोग हो। इनमें से कौन सा पीआईओ ठीक है? तो सीधी सी बात है कि ऐसा पीआईओ जिसको इस एक्ट का मूल उद्देश्य समझ में आया हो वो बेहतर होगा। इसे जब भी पीआईओ की ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग में आप कहिए कि ट्रेनिंग मूल रूप से होनी चाहिए उस एक्ट के पीछे छिपे दृष्टिकोण की ट्रेनिंग, जिसके तहत यह समझाना है ब्यूरोक्रेसी के लोगों को कि तुम जनता के नौकर हो, मालिक नहीं। नौकर खराब शब्द है, सेवक बोल दीजिए, सेवक हो, मालिक नहीं हो। और दूसरा समझाना है प्रक्रिया, प्रोसीजर, कि चिट्ठी आई तो जवाब कैसे देना है, उसमें क्या लाइनें लिखनी है, एक्ट की कौन सी धाराओं का जिक्र करना है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो समझा देना है, उसकी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। नंबर 8, जनता को जागरूक बनाने के लिए विशेष प्रयास। जनता को जागरूक बनाने के लिए विशेष प्रयास। आयोग ने कहा कि अभी तक जो प्रयास हुए ना केवल प्रिंट मीडिया के हुए हैं, तो संकेत में लिख लीजिए अभी तक केवल प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार पत्रिकाएं ये सब हुआ है। अब समय आ गया है कि अन्य प्रयास भी करें। अन्य प्रयास में क्या किया? तो उसमें लिखा है एक तो टेलीविजन, टीवी के जो स्पॉट्स नहीं होते बीच में विज्ञापन वाले स्पॉट्स आते हैं, उसमें विज्ञापन आए। ऐसा होता है सरकारी विज्ञापन जो बार बार आता हो टीवी पर, चुनाव की बात ही कर, चुनाव छोड़ के जागो ग्राहक जागो आता है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री का है, ठीक है ना, और शिक्षा के लिए आता है, बहुत बढ़िया। चलिए, 2 बूंद जिंदगी की, हाँ 2 बूंद जिंदगी की, ठीक उस प्रकार से टीवी के बहुत सारे स्पॉट्स लेके विज्ञापन बार बार दिए जाएं ताकि सूचना के अधिकार को लेकर अवेयरनेस पैदा हो। दूसरा है रेडियो जिंगल्स। जिंगल समझते क्या होता है? रेडियो जिंगल्स, तो जिंगल शब्द ही लिखना। जिंगल्स का मतलब होता है ऐसी धुनें जो बहुत पॉपुलर हो जाती है, उनको बोलते हैं जिंगल्स। जैसे आपने वो जिंगल सुना है, जिंगल बेल तो सुना ही होगा, जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल, सुना है? हाँ, उसका ही क्या होता है आगे मुझे भी नहीं आता है, इंग्लिश का इतना मैक्सिमम हो पाता है याद हमें, उसके आगे तो हिंदी का याद हो पाता है। तो जिंगल का मतलब वो धुन जो बहुत लोकप्रिय होती है। तो रेडियो पे अगर आप एफएम सुनते हो तो हर एफएम पे कुछ खास धुनें आती हैं, धुन बदल के तो देखो, सुना है वाला? ये नहीं सुना है? या रेड एफएम का एक जिंगल बहुत प्रसिद्ध हुआ कुछ दिन पहले, कौन सा जिंगल है? बजाते रहो, है ना। रेड एफएम इस समय जिंगल्स के मामले में सबसे आगे चल रहा है। ये सब होती है रेडियो जिंगल्स। तो ऐसी कोई जिंगल कोई क्रिएटिव आदमी बना दे सूचना के अधिकार के बारे में, सूचना लेके तो देखो, ऐसा कुछ तो कुछ ऐसा बनाए जो चढ़ जाए जुबान पे चढ़ जाए, और उसमें पीआई और वो सब बोल दे ऐसी 8-10 बातें जिसको सुन के गाना याद हो जाए,
उस गाने से ध्यान में रहे कि हमें कैसे सूचना के अधिकार का प्रयोग करना है। तो समझ गए। तीसरा है नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले का सही अनुवाद क्या होना चाहिए? गली नाटक या सड़क नाटक, लेकिन बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। और नुक्कड़ नाटक हमेशा नुक्कड़ पे, ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन उसको बोलते हैं नुक्कड़ नाटक। इससे क्या होता है? अवेयरनेस फैलती है। आप सड़क पे कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, आपने देखा। कुल मिला के सेकंड ARC ने कहा कि अब तक जो प्रचार है, जागरूकता अभियान है, वो प्रिंट मीडिया पे हुआ है। अब टेलीविजन, रेडियो जिंगल्स, नुक्कड़ नाटक आदि की मदद से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगला, NGOs को RTI के दायरे में लाने की स्पष्ट सूचना या स्पष्ट निर्देश। NGOs को RTI के दायरे में लाने के लिए स्पष्ट निर्देश। ठीक, तब इसमें आपको ध्यान है वो दो शब्द से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ध्यान है वो शब्द नीचे नोट कर लीजिए। पर्याप्त रूप से वित्त पोषित कर लीजिए या पर्याप्त वित्तीय मदद कर लीजिए। उस वजह से कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा NGO इसमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, इस आयोग की सिफारिश क्या थी वो लिख लीजिए। आयोग की सिफारिश, जो NGOs सरकार के लिए किसी क्षेत्र में, जो NGOs सरकार के लिए किसी क्षेत्र में एकाधिकारी तरीके से कार्य करती हैं, एकाधिकारी तरीके से कार्य करती हैं, उन्हें इस दायरे में लाना चाहिए। इनका सुझाव तो ये था। लेकिन अगर आप इसी आयोग की जो रिपोर्ट नंबर 4 है ना, रिपोर्ट नंबर 4 में भी ये बताई है, और वहां इन्होंने थोड़ा स्पष्ट रूप में बताया कि हम किस NGO को कंट्रोल करने के पक्ष में हैं। तो एक लाइन और लिखिए, लिखिए नंबर 2 पे लिखिए। इसी आयोग की चौथी रिपोर्ट में, इसी आयोग की चौथी रिपोर्ट में लिखा है कि जो NGO अपने वार्षिक परिचालन खर्च का 50%, जो अपने वार्षिक परिचालन खर्च का 50% सरकार से लेते हैं, या पिछले 3 वर्षों में कभी भी, या पिछले 3 वर्षों में कभी भी 1 करोड़ रुपए या अधिक राशि ले चुके हैं, 1 करोड़ या अधिक की राशि ले चुके हैं, उन्हें, आपको है ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट PCA, उन्हें PCA के तहत लाया जाना चाहिए, उन्हें PCA के तहत लाया जाना चाहिए। ये सेकंड ARC की ही रिकमेंडेशन दूसरी रिपोर्ट में है। अब इसके नीचे सार क्या बना, नीचे लिखिए पैरा चेंज करके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, या सीधे सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में निर्णय दिया है कि पर्याप्त वित्तीय मदद के लिए, कि पर्याप्त वित्तीय मदद के लिए 50% राशि आवश्यक नहीं है। वह मदद भूमि या अन्य स्तरों पर भी हो सकती है। ये बात ध्यान है आप लोगों को? अपोलो हॉस्पिटल वाली बात जो थी ना, वह मदद भूमि या अन्य रूपों में भी हो सकती है। अब नीचे अंत में लिखिए, इन सब के आधार पर निश्चित सूची तैयार होनी चाहिए, इन सब के आधार पर निश्चित सूची तैयार होनी चाहिए कि कौन से NGO RTI के दायरे में आते हैं, कि कौन से NGO RTI के दायरे में आते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, एक मैंने कहा था कि PIO एक पद है, एक था असिस्टेंट PIO, ध्यान है आप लोगों को? अब याद करो, मैंने आपसे कहा था कि RTI एक्ट में एक पद है जिसका नाम है CPIO। फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नहीं तो बताओ CPIO क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना। PIO जो केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा, PIO उसका नाम क्या होगा? CPIO। और जो राज्य के अधीन काम करेगा, SPIO। ठीक है, फिर हमने कहा था कि दो और है, KPO और CPO। KPO क्या था? सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ऐसे स्टेट का। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उस दिन जब मैंने कहा था कि ये जो KPO और CPO है, ये किस लेवल पे काम करते हैं? वो लेवल था सब डिवीजन का लेवल, है ना आप लोगों को? सब डिवीजन का। तो जो जिला होता है, जिले के अंदर जो इलाका है उसको सब डिवीजन, जिले का जो विभाजन करते हैं उसको सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन के नजदीक का एक हिस्सा होता है ब्लॉक, जो डेवलपमेंटल यूनिट मानी जाती है। उसके नीचे होता है गांव, यानी कि विलेज होता है। तो जब से ये एक्ट बना, लोगों ने मान लिया कि सब डिवीजन के लेवल के नीचे किसी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सब डिवीजन लेवल पर APIO होगा, सेंटर या स्टेट का। तो सवाल था कि सब डिवीजन से नीचे के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर कौन होगा?
इस वाक्य का इस्तेमाल करते हुए अधिकांश राज्य सरकारों ने, केंद्र ने भी, उससे नीचे के स्तर पर किसी को पीआईओ बनाया ही नहीं। और इसलिए आप भी जब अपने गांव में या ब्लॉक में पता करेंगे तो वहां कोई पीआईओ मिलेगा नहीं आपको। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसी दिक्कत आए सीधे कहां भेजिए, डीएम के पास भेजिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है अंत में। तो इसमें एक्ट में संशोधन करें या ऐसे निर्देश निकालें, आदेश निकालें, इसको लेकर मत भेजें, लेकिन हाँ आप समस्या समझिए, लिखिए, 2 लाइन में लिख लीजिए कि प्रायः ब्लॉक के बाद ऑब्लिक करके लिखिए तालुका। तालुका क्या होता है? तहसील। और कहीं कहीं जो बहुत बड़े गांव होते हैं उनको भी तालुका कहते हैं। प्रायः ब्लॉक ऑब्लिक तालुका स्तर पर पीआईओस की नियुक्ति किसी भी राज्य में नहीं की गई है। और उन कार्यालयों को लोक प्राधिकरण भी प्रायः नहीं समझा जाता है। यहां लोक प्राधिकरण का मतलब जिससे सूचना मांगी जा सकती है, उस सेंस में है, ठीक है। अतः इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए। अब अगला पॉइंट लिखना, उससे पहले ये बताइए कि आरटीआई एक्ट में कितने साल के बाद 3 अपवादों को छोड़ के बाकी सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं? 20 साल के बाद, केवल 3 चीजें छोड़कर। ए था, सी था और आई था। सी क्या था? पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह है। आई क्या था? कैबिनेट पेपर्स से। और ए में क्या था? राज्य की सुरक्षा, उस तरह की चीजें। अब दिक्कत क्या है? आरटीआई एक्ट कहता है कि 20 साल के बाद सूचना पब्लिक प्रोफाइल में आनी, पब्लिक डोमेन में आनी है, और सरकार के नियम कहते हैं कि अधिकांश सूचनाएं 20 साल से पहले नष्ट कर देनी है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको लेकर भी एक बात इस आयोग ने कही है। लिखिए, जल्दी लिखिए, संकेत में लिखिए, आरटीआई एक्ट, उसके आगे लिखिए 20 वर्षों के बाद प्रायः प्रत्येक सूचना दी जा सकती है। और नीचे लिखिए मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, इसका जिक्र आया था ना आज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कार्यालय प्रक्रिया नियमावली। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर या कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, इसके आगे लिखिए इसके तहत अधिकांश सूचनाएं 20 साल से पहले ही, इसके तहत अधिकांश सूचनाएं 20 साल तक सुरक्षित नहीं रखी जाती हैं। अधिकांश सूचनाएं 20 साल तक सुरक्षित नहीं रखी जाती हैं। नीचे लिखो सुझाव। डिजिटल तकनीक के समय सूचनाओं को 20 साल तक रखना कठिन नहीं है। डिजिटल तकनीक के समय सूचनाओं को 20 साल तक रखना कठिन नहीं है, अतः रखा जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक के दौर में या उस समय सूचनाओं को 20 साल तक बनाए रखना कठिन नहीं है, अतः रखा जाना चाहिए। अब सेकंड वाले में आखिरी जो समस्या है, सुझाव है, जिस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, एग्जैक्टली वहीं से वर्ड उठा के, वहीं से शब्द उठा के सवाल पूछा है। और हुआ क्या है कि जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ तो क्या होता है ना कि जब भी आप कोई अच्छा कानून बनाएंगे उसका मिसयूज करने वाले लोग तो बहुत सारे होंगे। और क्रियान्वयन की एक समस्या आ रही है, इसका मिसयूज। और मिसयूज कैसा? तो मिसयूज के बारे में एक शब्द का खूब चलन है, फ्रिवलस कंप्लेंट्स। फ्रिवलस कंप्लेंट एक शब्द आता है, फ्रिवलस कंप्लेंट्स। यही शब्द यूपीएससी ने पूछा था, मैं इसलिए अंग्रेजी बता रहा हूं आपको, FRIVOLOUS, फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब है तुच्छ, छोटी छोटी चीजों को महत्वपूर्ण बनाने की जो मानसिकता होती है उसको बोलते हैं फ्रिवलस किस्म की चीजें हैं। और एक होती है वेक्सेशियस शब्द है। वेक्सेशियस का मतलब है किसी को परेशान करने की नीयत से किया गया काम। तो आयोग ने इसका अनुवाद किया है कष्टप्रद, परेशान करने की नीयत से कुछ किया जाए उसको बोलते हैं वेक्सेशियस। तो हुआ ये कि आयोग की रिकमेंडेशन, ये रिपोर्ट ये है कि जब से आरटीआई एक्ट जारी हुआ, बहुत सारे लोगों ने फ्रिवलस और वेक्सेशियस कंप्लेंट्स या डिमांड्स करनी शुरू कर दी। क्यों डिमांड करते हैं? कई तो बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, तो यूं सूचना मांग रहे बिना बात के, मीनिंगलेस सूचना मांगते रहते हैं। जैसे 3-4 तो मेरे पास चिट्ठियां आ गई हैं कि क्या ये सूचना मिल सकती है कि उसकी रियल पत्नी कौन सी मानी जाएगी, मेरे से ऐसे वाली सूचना। जैसे आप यहाँ पूछ रहे हैं तो वहां भी तो कई लोग पूछते ही होंगे, जिज्ञासाएं होती होंगी बहुत लोगों की, क्योंकि उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा कि इसमें क्या सूचना मांग सकते हैं, क्या पर्पज इसका है। बस ये पता लगा कि सूचना वहां से मिल जाएगी, कुछ भी सूचना मांग लेते हैं। इससे क्या होता है कि दबाव बढ़ता सरकार पर। दूसरा, एक नया खेल जो शुरू हुआ है, सरकार के कर्मचारी भी और बाकी लोग भी। जैसे मान लीजिए 3 सिचुएशन सोचिए, मुझे अपने पड़ोसी को परेशान करना है और मैं खाली बैठा हूं आजकल इस काम के लिए, इतना ही काम मेरा है, तो मैं क्या करूंगा, ढूंढूंगा कि उसने अपने जीवन में कहां कोई गलती की है। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं कोई गलती ना की हो, है ना, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, ऐसा कोई आदमी है नहीं, सीधी सी बात। तो मैं खोद के निकालूंगा, फिर उससे संबंधित विभाग से, पुलिस से, उस विभाग से सूचना के अधिकार के तहत उसके बारे में सूचना मंगवाऊंगा। फिर वो क्या करेगा, वो मेरे बारे में मंगवाएगा। फिर ये एक चेन शुरू हो जाएगी और लोगों के आपस के स्कोर सेटल करने के चक्कर में जो पीआईओ है
वो PIO हो गया। तो क्या करे बेचारा, PIO था, PIO हो गया, PIO हो गया क्या करे बेचारा, तबाह हो जाएगा। केस नंबर 2 कि कोई सरकार में काम करता है, उसका एक परिचित है जो सरकार में सिलेक्ट नहीं हो पाया था, वो बेरोजगार है, खाली है, इसका मन करता है कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो इसकी भी छुड़वा दूं किसी तरह से, और वो चोरी छुपे पता करता रहता है कि ये क्या गलतियां करता है सरकार में, और मान ली थोड़ा बहुत करप्शन का उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज नहीं भी लेकिन उसको आइडिया है कि करप्शन करता है, एक जासूस छोड़ दिया पीछे, और फिर कोई केस पता कर लिया जहां इसने कुछ पैसा शायद खाया हो, अनुमान, उस केस की डिटेल्स पूरी मंगवानी शुरू कर दी सरकार से। इसको हिसाब बराबर करना है सरकारी कर्मचारी के साथ, और टूल क्या बना दिया, सूचना का अधिकार। केस नंबर 3, सूचना के अधिकार के तहत एक सरकारी व्यक्ति किसी वजह से फंस गया या किसी और वजह से फंस गया, और उसको ये अंदेशा है कि मेरे फंसने में इस और इस व्यक्ति की भूमिका है जो उसी सरकार में कर्मचारी है, और उसको अच्छे से पता है ये कानून कैसे काम करता है। उसने उन सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सूचना के अधिकार के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारी मंगवानी शुरू की ताकि अंततः उन डॉक्यूमेंट से इनको फंसा दूं, इनकी नौकरी खा जाऊं। ये खुला खेल फर्रुखाबादी चलता सरकार के अंदर, और सूचना का अधिकार 3 लोगों के हाथ में मतलब मिसयूज करने का हथियार बना हुआ है। एक, गैर सरकारी व्यक्ति किसी दूसरे गैर सरकारी व्यक्ति का हिस्सा बराबर करने के मूड में है जिसने सरकार के किसी नियम का उल्लंघन किया हुआ है। दूसरा, गैर सरकारी व्यक्ति किसी सरकारी व्यक्ति के पीछे पड़ गया हाथ धोके, और तीसरा, सरकार का ही कोई व्यक्ति सरकार के ही किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ पीछे पड़ गया। और इस सबसे क्या हो रहा है कि इस अधिकार का जो सदुपयोग होना चाहिए उसके बदले ज्यादा समय PIO उसका इन बकवासों में खर्च हो जाता है। समस्या समझिए, इस पर UPSC ने पूरा सवाल पूछा 150 शब्दों का, ठीक है ही। इसमें आयोग ने बहुत सोचा से समाधान क्या करे, अंत में पता क्या बोला, इसके लिए कोई समाधान करना चाहिए। जैसे मोहम्मद इकबाल क्या कितनी शानदार कविता लेके गए हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है बताया नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है बात है, बताओ ना क्या बात है। अरे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान में रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान जो भी हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे बताओ ना कौन सी बात है, खाली क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ दिया। ऐसी आयोग ने कहा है इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो आपको बताना है, आयोग तो बता नहीं पाया, अब आप बताओ चिंटू जी, आप बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए। और आप इसका ऐसा सुझाव देना है जबरदस्त कि जो 5 से ऊपर सवाल पूछे अमित शाह को उसका पता बता देना चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव देके खतरनाक सा, ठीक है। लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इससे प्रश्न आने का पूरा खतरा है। सेकंड कैटेगरी में, थर्ड में तो दो ही बातें छोटी सी। तो अंतिम समस्या है फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस कंप्लेंट्स या रिक्वेस्ट, ये हेडिंग बना लीजिए। तुच्छ तथा परेशान करने की नीयत से किए गए निवेदन, तुच्छ व कष्टप्रद निवेदन कर लीजिए, कोई बात नहीं, तुच्छ व कष्टप्रद निवेदन। अब इसे संकेत के पॉइंट्स में लिखिए, आयोग ने बताया कि इसकी मूल समस्या क्या है, लिखिए पॉइंट में, पहला पॉइंट लिखिए, RTI एक्ट की धारा 6(2), 6(2) का मतलब 62 नहीं होता है, 6 के बाद ब्रैकेट में 2 होता है, ठीक है, 6 क्लॉज 2 मतलब RTI एक्ट की धारा 6 क्लॉज 2 में कहा गया है कि सूचना मांगने के लिए आवेदक को न तो कोई कारण बताना होगा और न ही अपना पता ब्रैकेट ऑब्लिक करके ईमेल पता छोड़कर कोई निजी जानकारी देनी होगी, और न ही अपना पता ऑब्लिक ईमेल पता छोड़कर कोई निजी जानकारी देनी होगी। मतलब उसमें लिखा केवल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी, बाकी कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं, मतलब मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, कहां से आया हूं, सब बताने की जरूरत नहीं है, धूमधाम से मांगिए सूचना, ठीक है। इसका उद्देश्य यह था कि सभी नागरिक सहजतापूर्वक इस अधिकार का उपयोग करें। इसका उद्देश्य यह था कि सभी नागरिक सहजतापूर्वक इस अधिकार का उपयोग करें, किंतु इसके 3 नुकसान भी हुए। नंबर 1, बहुत सारे मामलों में बहुत तुच्छ स्तर के या व्यक्तिगत किस्म की तुच्छ स्तर की या व्यक्तिगत किस्म की सूचनाएं मांगी गई जो इस अधिनियम का उद्देश्य ही निरर्थक कर देती हैं, अब आपको PIO से अगर दिक्कत है ना, पता क्या पूछोगे, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसकी दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं, भेज दे 10 रुपए में। अब कोई जवाब तो भेजेगा इसका भाई, समझदार हो तो क्या बोलेगा, इसके अंदर 3812 ईंटें लगी हैं, आगे गिन लो। लेकिन वो घबराते हैं बेचारे, अब वो उसकी सारी ऊर्जा इसी में लगी होगी बकवास प्रश्न में, यही है कि चिंटू के पापा 3 साल से वापस नहीं आए, वो कहां पर हैं, ठीक है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, इतने ज्यादा निवेदन आने लगे हैं कि सरकारी कार्यालयों की अधिकांश ऊर्जा
इतने ज्यादा निवेदन आने लगे हैं कि सरकारी कार्यालयों की अधिकांश ऊर्जा इस अधिनियम के अनुपालन में ही खर्च हो जाती है, इस अधिनियम के अनुपालन में ही खर्च हो जाती है। वे अपने मूल कार्य या विकास संबंधी कार्य नहीं कर पाते, वे अपने मूल कार्य या विकास संबंधी कार्य नहीं कर पाते। तीसरा, कई मामलों में लोग आपसी दुश्मनी की वजह से भी इस अधिनियम का दुरुपयोग करते हैं। विशेष तौर पर यदि कोई लोक सेवक किसी मामले में अभियुक्त हो गया, विशेष तौर पर यदि कोई लोक सेवक किसी मामले में अभियुक्त हो तो वह अन्य कर्मचारियों को फंसाने के लिए तरह तरह की सूचनाओं के आवेदन दूसरों के नाम से करवाता है, तरह तरह की सूचनाओं की आवेदन दूसरों के नाम से करवाता है। इससे कार्यालयों में अनुशासनहीनता और समन्वयहीनता की स्थिति पैदा होती है। इससे कार्यालयों में कौन कौन सी हीनता? अनुशासनहीनता और समन्वयहीनता की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो, इस संबंध में सेकंड एआरसी के सुझाव। सुझाव के नाम पे कुछ नहीं है, मिट्टी मिट्टी बिखरा दी, बस खत्म कर दिया है। सुझाव नंबर 1, सूचना के अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए और धारा 6(2) की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। धारा 6(2) की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक। दूसरा, पीआईओज में कभी कभी यह भाव दिखता है कि सभी आवेदन तुच्छ हैं। पीआईओज में कभी कभी यह भाव दिखता है कि सभी आवेदन तुच्छ हैं। ऐसे भाव से बचना चाहिए। नंबर 3, इसके बावजूद तुच्छ आवेदनों और परेशान करने की नीयत से किए गए आवेदनों, तुच्छ आवेदनों और परेशान करने की नीयत से किए गए आवेदनों को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाने चाहिए। पर्याप्त रक्षोपाय, सेफगार्ड्स किए जाने चाहिए। हो गया सुझाव, पर्याप्त रक्षोपाय किए जाने चाहिए। ये नहीं बताया क्या करना चाहिए, किए जाने चाहिए। इससे क्या पता लगा? तो अब इसके नीचे लिखो मेरे सुझाव। अगर पूछें आपसे कि इस पे रामलाल जी के क्या सुझाव हैं या आपके क्या सुझाव है, आप कहना कि ये मेरे सुझाव ये हैं। लो, और अगला आयोग मेरे नाम से बनना चाहिए, बताना कि अगला आयोग बनाओ तो मेरा पता ये है और ये मोबाइल नंबर है, केवल इनकमिंग के लिए है, मिस कॉल मत देना। लिखो आपके सुझाव, यानी कि मेरे सुझाव। इसमें लिखो नंबर 1, सूचनाओं को व्यवस्थित व वर्गीकृत पद्धति से रखा जाए ताकि किसी भी आवेदन के जवाब में सूचना ढूंढना आसान हो। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको एक पहले समझाता हूं। आप ये बताओ कि आप चिंता ना करो, फिर लिखवा देंगे, आप एकदम चिंता मत करो। जब से ये व्हाट्सएप शुरू हुआ है, ये फेसबुक शुरू हुआ है, उसके पहले आपके सामाजिक संबंध जितने भी थे, अब उसकी तुलना में मात्रा में कम हुए हैं, बढ़ गए हैं? कम हुए हैं। मैं डेप्थ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गहराई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मात्रा पूछ रहा हूँ। बढ़ गए हैं ना। जैसे मेरे ख्याल से कम ऐसे 200-300 लोग होंगे जिनका जन्मदिन कभी आपको याद नहीं रहता था पहले, अब फेसबुक आपको बता देता है और फिर बहुत सारी शुभकामनाएं दिखती है, फिर आप भी एक भेज देते हैं, फिर वो बोल्ड होकर लाल होकर दिखता है उसी दीवार पे, सब अपनी दीवार पे देखते हैं कि मुझे 300 विश मिली हैं। फिर आप अपने में वेट करते हैं कि उसका नहीं आया, वरना उसको भेजते मैसेज कि मैंने किया था, तेरा नहीं आया, मेरी संख्या कम हो गई है, तो भेजो, तुम भी भेजो। तो ये दबाव बहुत ज्यादा रहता है, जिसको बोलते हैं सामाजिक होने का दबाव, जिसका जिक्र रूसों ने किया था एक बार बहुत ज्यादा। तो जैसे मान लो कि दिवाली है, मैं तो बहुत किसी त्योहार के आने से दुखी हो जाता हूँ आजकल मैं, इस व्हाट्सएप की वजह से। और भगवान ना करे किसी का जन्मदिन आ जाए किस दिन, जैसे मुझे भी ऐसा होता है, एक दिन में करीब 500, 700, 800 बधाई संदेश आ जाते हैं, कुछ भी। तो 500 के 500 लोग इस मूड में है कि अगर जवाब नहीं आया थोड़ी देर के अंदर तो मान लेंगे घमंडी आदमी है, तो तुरंत ही निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी में बैठे हुए हैं। उनको निष्कर्ष निकाल ही लेना है, वो भी आधे घंटे में। कई तो इतने प्यारे प्यारे हैं, मैसेज भेजते हैं, 1 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं, 1 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सामने वाले देखा भी नहीं है मैसेज, थोड़ी देर में 3 डॉट्स भेज देते हैं। आपने मैसेज 6 बजे भेजा,
किसी ने 9 बजे पढ़ा, तब तक तो आपने आत्महत्या कर ली उसके बीच में। ऐसे मामले में क्या करें? तो मेरे पास तो एक ही तरीका होता है, एक सुंदर सा मैसेज टाइप कर देता हूँ, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कॉपी कर लिया, एक एक को पकड़ता हूँ बारी बारी, जिसका दबाया खड़क से पेस्ट, धाड़ से भेजा। तो सरकार को क्या करना है, आजकल करते भी हैं पीआईओ, क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। एक अच्छा पीआईओ अच्छे से जानता है कि मेरे ऑफिस में कुल मिला के 50 तरह की रिक्वेस्ट आती है, बस सबको पता है। पहले टाइप राइटर थे, अब कंप्यूटर सबके पास है, कुछ नहीं करना है। 50 के 50 तरह की एप्लीकेशन के उत्तर टाइप करके रख लेने हैं, प्रिय डैश वाली जगह छोड़ देना है, जी आपके द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर यह है, नीचे उत्तर टाइप किया हुआ, अंत में क्या टाइप कर देना है, यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के भीतर इस पते पर अपील कर सकते हैं, उसका पता, और उसके नीचे जो भी आभारी या भवदी, और उसके नीचे लोक सूचना अधिकारी हस्ताक्षर की जगह है। 50 तरह के पत्र आते हैं, 50 के जवाब टाइप करके सेट करके रखे होंगे, एकदम कुछ नहीं करना है। अब दिन भर में मान लो 1000 चिट्ठियां भी आ गई, तो उस पीआई को केवल अपने 1 या 2 असिस्टेंट लगा देने इस काम के लिए कि चिट्ठी पढ़ो, देखो कौन सा नंबर है, तो 39 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, जितने 18 वाले सबको इसे उठाओ, नाम टाइप करते जाओ, भेज दो सबके पास, इतना ही है। और स्मार्ट गवर्नेंस क्या होती है, अंत में एक और बना दो कि यदि आप इस विभाग से जुड़ी कोई भी अन्य सूचना देखना चाहें तो उसके लिए इतना कष्ट ना उठाएं। इसका बहुत आसान तरीका है कि नीचे दिए गए लिंक पर आप सीधे जाएं। अब कागज पर तो लिंक खुलेगा नहीं ऐसे करके, है ना, लिंक पर जाएं, इस लिंक पर जाने का क्यूआर कोड नीचे दिया जा रहा है, क्यूआर कोड यूज करते होंगे आप लोग ना, क्यूआर कोड बना दीजिए वहां पर, कितना सिंपल है। आदमी ने फोन से स्कैन किया, कोड से वेबसाइट खुल गई, सीधा वही पेज खुला जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा करते ही क्या होगा कि एक पत्र जो है अगली बार फिर से कोई पत्र नहीं आएगा उसका, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन लेने का बहुत आसान रास्ता आपने बता दिया, सीधा रास्ता। मैं लिंक में भी जो सब लिंक होता है ना, एकदम स्पेसिफिक लिंक जो इन्फॉर्मेशन का लिंक है वो उसको दे दीजिए। इससे क्या होता है कि 90% मामले दफा दफा हो जाते हैं। समझ गए बात को? बहुत हो गया, चलो लिखो जल्दी से। नंबर 2, जितनी तरह की सूचनाएं प्रायः मांगी जाती हैं, जितनी तरह की सूचनाएं प्रायः मांगी जाती हैं उनके मानक उत्तर पहले से तैयार कर लिए जाएं और कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाएं। ताकि एक ही दिन में सैकड़ों आवेदनों पर उत्तर दिया जा सके, ताकि एक ही दिन में सैकड़ों आवेदनों पर उत्तर दिया जा सके या का उत्तर दिया जा सके। नंबर 3, प्रत्येक उत्तर के अंत में विभाग की वेबसाइट का लिंक, प्रत्येक उत्तर के अंत में विभाग की वेबसाइट का लिंक क्यूआर कोड के साथ भेजा जाए, जहां से आवेदक कोई भी अन्य सूचना सीधे ही प्राप्त कर सके, जहां से आवेदक कोई भी अन्य सूचना सीधे ही प्राप्त कर सके। चौथा, अब आप ये बताएं कि ये जो आती है ना वेक्सेशियस जो कंप्लेंट्स आती हैं या क्वेरीज आती हैं, आपको पढ़ के लग रहा है किसी के खिलाफ काम करना चाह रहा है, उसके बारे में बताओ, उसका ये बताओ, वो बताओ। क्या आरटीआई एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए? मैं आपको सुझाव मांग रहा हूं आपसे, आप बताइए। जैसे आजकल हमने हर चीज में आधार कार्ड लगा दिया है, इसमें लगाना नहीं है, मैं नहीं कह रहा। क्या हम ये कर सकते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ विशेष किस्म की सूचनाओं को मांगने के मामले में व्यक्ति के लिए उसकी पहचान घोषित करना जरूरी कर दिया जाए, जनरली जब वो किसी अधिकारी विशेष के बारे में हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कल मैं तो राइट टू प्राइवेसी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, इसलिए मुझे अभी तो पता है एक ऐप कौन सी यूज हो रही है, न्यूयॉर्क पुलिस ने एक ऐप यूज की, अब उसके खिलाफ केस हो गया है। एक ऐप आ गई, उसका नाम मुझे नहीं पता है। वो ऐप ये है कि आप सड़क पे चौराहे पे चल रहे हैं, उसको ऑन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, भीड़ चल रही है, भीड़ में हर आदमी का चेहरा वो ऐप पहचान रही है, डेटा उसने कहां से गूगल सबसे ले रखा पूरा। आपको पता ना कि आपको पहचानने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कैमरा काफी है। वो ऐप क्या कर रही है कि अगर ऐसे कर देंगे ना, जैसे घुमाएंगे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के चेहरे साथ में उसका नाम निकल के आ जाएगा, इसका नाम ये है, और जिस पर क्लिक कर देंगे पूरी सूचना, नाम, उम्र, पता, इस देश का है, ये सब सूचनाएं। हाँ, ऐसी ऐप है। ऐप का नाम कौन सा है? आप एक काम करो ना, नेट पे सर्च करो न्यूयॉर्क पुलिस ऐप, ऐसे सर्च करेंगे सामने आ जाएगा आपके। जो लोग शाहीन बाग में धरना दे रहे हैं उनमें से कुछ ने कहा कि वो डरे हुए हैं कि पुलिस उस ऐप का इस्तेमाल कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जिन लोगों ने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया उन सबकी फोटो आ गई, सब पकड़े गए। लोग परेशान हैं, कितना छुप छुप के मारा था लेकिन पकड़ में आ गए। अब यहां भी ऐसा हो रहा है। तो एक अंदेशा लोगों को यह है कि सरकार प्रदर्शनकारियों को, विशेष रूप से हिंसक प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए किसी ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर रही है जिस ऐप के सामने कुछ चल नहीं पाएगा। अच्छा, हिंसक प्रदर्शन के लिए ऐप का इस्तेमाल कर रही है, शायद सरकार कोर्ट में मैनेज कर लेगी इस बात को, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसका रिस्क कितना बड़ा है सोच के देखिए। और ऐसे जमाने में कितना सरल है, आप ये उम्मीद कर नहीं सकते आज से 2-4 साल के बाद कि प्राइवेसी का पी बचने वाला है दुनिया में। तो जैसे जैसे तकनीक बदलती है वैसे वैसे समाज का मिजाज बदलता है, और बदलना भी चाहिए। कैसे बदलता है? पहले क्या था, लोग गोपनीयता बरतते थे जीवन में भी। जैसे किन दो व्यक्तियों के बीच में कोई रिश्ता है,
प्रेम का रिश्ता है, पारिवारिक सहमति नहीं है, चोरी छिपे कहाँ मिलना है तो किसी सुनसान इलाके में, उसमें भी नाई का पूरा ऊपर कपड़ा ओढ़ के आई है, नायक भी गमछा उमछा ओढ़ के आया है, खाली आंख दिख रही है। अब क्या जमाना है, अब छिपता विपता कुछ है नहीं, आप कुछ कितना भी जोर लगा लीजिए वो छिपेगा नहीं, क्योंकि इतने कैमरे केजरीवाल ने लगवा दिए हर जगह, कहाँ वो छिपेगा। तो आजकल जो नई पीढ़ी है ना, उसको प्राइवेसी की वैसी डिमांड भी नहीं है। अगर आपका अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा संवाद होता हो ना, पेरेंट्स से अकेले में पूछना एक बार उनसे, तो अगर आपको बहुत सहज संवाद हो, फिर आपके पापा आपको बताएंगे कि बेटा ट्राई तो 7 जगह किया था, लेकिन 3 जगह बात बनते बनते रह गई थी, अंत में तुम्हारी मम्मी जीवन में आ गई, ऐसे बताएंगे आप। लेकिन रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे उस बात के, उन्होंने प्रमाण नहीं होंगे, जनता को खबर नहीं होगी। आजकल की पीढ़ी क्या करती है, पहला ब्रेकअप होता है, फेसबुक पे लिखते हैं ब्रेकअप, भाई जिससे हुआ दोस्ती वोस्ती फोटो खूब लगाते हैं, साथ में डांस कर रहे हैं वो लगा दिया, बाद में लोग पूछेंगे, सब तो पता ही है लोगों को, फिर वो भी ओपनली ब्रेकअप, आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, स्टेटस चेंज कर देते हैं ना, नाउ अगेन सिंगल एंड रेडी टू अगेन मिंगल, फर्क ही नहीं पड़ता। तो तकनीक बदलेगी तो समाज का तरीका बदलेगा। इसलिए मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि आधार कार्ड बहुत सही चीज है, और कोई भी अधिकार का दुरुपयोग जब होने लगे उसको कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो अंत में लिखिए एक सुझाव, देखो ऐसा सुझाव अपने नाम से मत दो, कोई आयोग वायोग कोई चिंतक विंतक का नाम लिखे ना, ऐसे कर दो, है ना। कुछ विचारकों का या कुछ विचारकों का मानना है, ऐसे करके लिखो, कुछ विचारकों का मानना है कि कुछ सीमित मामलों में कौमा जहां किसी व्यक्ति या कर्मचारी विशेष के बारे में सूचना मांगी गई हो, जहां किसी व्यक्ति या कर्मचारी विशेष के बारे में सूचना मांगी गई हो, फिर कौमा, वहां आवेदक के लिए अपनी पहचान तथा उद्देश्य घोषित करना अनिवार्य कर दिया जाए। वहां आवेदक के लिए अपनी पहचान और उद्देश्य या कारण बताना अनिवार्य कर दिया जाए। लिख लिया। अब एक सवाल का जवाब दो। आरटीआई एक्ट में एक धारा ऐसी थी जो मैंने कहा था कि ये हम नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज नहीं है, वो है सेक्शन 11, वो इसी बारे में है। वैसे काम का तो वो भी था दरअसल, थोड़ा सा होना चाहिए था, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 11 कहता है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने सूचना किसी और के बारे में मांगी है तो उसमें प्रोविजन ये है कि थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन देने से पहले थर्ड पार्टी को सूचना भेजी जाएगी कि आपके बारे में ये सूचना मांगी गई है, हम क्यों ये सूचना न दें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए, फिर थर्ड पार्टी अपना पक्ष रखेगी, ये सूचना मत दीजिए, फिर पीआईयू तय करेगा या पीरियड थोड़ी तय करेगी सूचना देना ठीक है नहीं, वो जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। तो संकेत लिखिए, आरटीआई एक्ट की धारा 11 को इस संबंध में, आरटीआई एक्ट की धारा 11 को तथा 6(2) 6 क्लॉज 2 6(2) को इस संबंध में संशोधित किया जा सकता है, इस संबंध में संशोधित किया जा सकता है। चलिए ये हो गया पूरा। अब केवल तीसरा हिस्सा जिसमें केवल 2 बातें हैं, वो किसके बारे में, जल्दी से बताओ। विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब बनाओ हेडिंग, सिफारिशों का तीसरा वर्ग विधायिका व न्यायपालिका के संबंध में। सिफारिशों का तीसरा वर्ग विधायिका और न्यायपालिका के संबंध में। इसमें लिखो नंबर 1 विधायिका। इसका लिखिए, विधायिका सामान्यतः सार्वजनिक सूचनाओं के दायरे में रहती है। विधायिका सामान्यतः सार्वजनिक जानकारियों के दायरे में रहती है, सार्वजनिक जानकारियों के दायरे में रहती है, क्योंकि सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होता है, क्योंकि सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होता है, और सदन की गतिविधियों पर मीडिया में भी पर्याप्त चर्चाएं होती हैं, मीडिया में भी पर्याप्त चर्चाएं होती हैं। तब भी निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण है। ये सुझाव इसी के सेकंड ईयर के। नंबर 1, सदन में पूछे गए सभी प्रश्न, सदन में पूछे गए सभी प्रश्न, कॉमा, प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, कॉमा, प्रतिवेदन समझते हैं, रिपोर्ट को बोलते हैं प्रतिवेदन, कॉमा, तथा उन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी, एक्शन टेकन रिपोर्ट कहते हैं, तथा उन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी जनता को सूचना तकनीक के माध्यम से सहजता पूर्वक उपलब्ध होनी चाहिए, जनता को सूचना तकनीक की मदद से सहजता पूर्वक उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग अच्छा होगा। ट्रैकिंग सिस्टम उस जमाने में बहुत अच्छे नहीं थे, इसका मतलब कि लगातार जब भी कुछ अपडेट हो आपको पता लग जाए, इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग अच्छा होगा। जैसे आजकल था कि अपनी एक ऐप है,
उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जब भी कुछ नहीं आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये ट्रैकिंग सिस्टम है। नंबर 2, इसी में आजकल विधायी प्रक्रियाओं का अधिकांश हिस्सा समितियों द्वारा संपन्न होता है। आपने कमेटी सिस्टम पढ़ा हुआ है पार्लियामेंट में? देखो, वुडरो विल्सन का एक बहुत प्रसिद्ध कथन जो इसने, मैं लिखूंगा, चिंता मत कीजिए। वुडरो विल्सन एक बहुत प्रसिद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हुए। उन्होंने अमेरिकन सिस्टम के बारे में एक वाक्य बोला। वाक्य ये था, हिंदी में इसका अनुवाद जो किया हुआ है, सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदर्शनी के लिए कांग्रेस है, जबकि समितियों में कांग्रेस कार्य के लिए कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी नहीं, अमेरिका में जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। अब गौर से सुनिए, सत्र के समय कांग्रेस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस है, जबकि समितियों में कांग्रेस कार्य के लिए कांग्रेस है। जैसे मतलब अब जैसे सदन चल रहा है, बकवास चल रही है, हल्ला गुल्ला, ये शोर शराबा, कागज फाड़ा, ये किया वो किया, सब यहाँ होगा। और यही लोग जब समिति में होंगे, समिति में सीरियस काम होता है, तो जिस अनुपात में लोकसभा में लोग होंगे उसी अनुपात में, ये 545 लोग हैं, उसमें होंगे 30 लोग मान लीजिए, या 45 लोग होंगे, तो क्या करेंगे, जो प्रपोर्शन यहाँ पार्टियों का है वही प्रपोर्शन वहां रहेगा। इसका मतलब जो प्रस्ताव यहाँ पास करवाया जा सकता है वो यहाँ पास हो जाएगा। सरल सी बात है। तो सत्तारूढ़ पार्टी समितियों में भी सत्तारूढ़ होती है। बस 30 ही लोग हैं, 30 में से 18 सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, 4 विपक्ष की इस पार्टी के हैं, 2 इसके, 1 इसके, ऐसे करके आते हैं। वो 30 लोग भेजे जाते हैं जो उन पार्टी में समझदार लोग हैं, वहां कानून को लेकर आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, बारीक चर्चा होती है, सब मिलकर सुझाव लेते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, फिर वो सब लोग अपनी अपनी पार्टी में जाकर समझाते हैं कि ये किया है ठीक है। फिर जब सब सहमति बन जाती है, फिर सदन में चर्चा होती है, फिर सब बोलते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि उसने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, ये कह रहा ठीक है, ये पढ़ा लिखा आदमी है कि हमारी पार्टी में है, ये ठीक बता रहा है तो ठीक ही होगा। ऐसे प्रस्ताव पारित होते हैं, विधेयक ऐसे पास होते हैं। और ये भारत की बात नहीं, आजकल दुनिया के हर देश में से पारित होते हैं। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमको सीधा प्रसारण मिलता है सदन का, समिति का नहीं मिलता। तो काम कहाँ हो रहा है? समिति में हो रहा है। तो सेकंड जो रिकमेंडेशन है समिति के बारे में लिखिए। क्या वाक्य लिखा था आपने? आजकल विधायी कार्यों का अधिकांश हिस्सा समितियों द्वारा होता है, जो भी समिति द्वारा संपन्न होता है। अतः समितियों की चर्चाएं, रिपोर्ट इत्यादि भी सार्वजनिक दायरे में होनी चाहिए। सार्वजनिक दायरे में होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखिए, केवल छूट प्राप्त विषयों को छोड़कर। जैसे कमेटी ऑन डिफेंस है तो वो तो नहीं हो पाएगा, पर कमेटी ऑन पब्लिक एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है, वो हो सकता है। तो केवल छूट प्राप्त विषयों को छोड़कर बाकी कमेटीज के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, इसका मतलब ये है। अंतिम टॉपिक है जुडिशरी, न्यायपालिका। बनाओ हेडिंग। न्यायपालिका वाली कुछ बात ही नहीं, आपको पता ही पहले से। ये बताओ कि न्यायपालिका आरटीआई के तहत सामान्यतः उसमें उसका जिक्र है या नहीं है? जिक्र है उसका। आपको ध्यान होगा एक सेक्शन था जिसमें लिखा था कि इन अथॉरिटीज में नियम कौन बनाएगा, तो था कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बनाएगा। इसमें नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट तो है ना उसमें, ऐसे कैसे है? लेकिन इसमें जुडिशियल पक्ष सूचना के अधिकार में आना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा आना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा आना चाहिए, और इस बारे में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, इतनी सी बात है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीजीआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार में आता ही है, तो लिखो यही बात जल्दी से। देखो, अदालतों के प्रशासनिक पहलू आरटीआई के अधीन लाए जाने चाहिए, जैसे उनका बजट, विभिन्न खर्चों की जानकारी, विभिन्न प्रक्रियाएं इत्यादि। किंतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अंत में आप संकेत कर दीजिए, 2019 में वो व्यक्ति कौन था जिसने केस किया था? सुभाष चंद्र अग्रवाल। 2019 में सीपीआईओ बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी आरटीआई के दायरे में शामिल है।